देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग जो है इशू ऑफ शेयर्स जो है, आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इशू ऑफ शेयर्स का 2 क्वेश्चन हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बाकी था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो यहाँ पर, ए लिमिटेड कंपनी with an authorized capital of rupees 20 lakh डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 इच, मतलब कंपनी के पास टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख, यानी कि कंपनी जो है मार्केट से मैक्सिमम 20 लाख जो है कैपिटल शेयर इशू करके जो है प्रोक्योर कर सकता है, और एक एक शेयर 100 रुपीज का है, मतलब ये इसका नॉमिनल वैल्यू बोलो या फिर इसका फेस वैल्यू है। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स, ठीक है। कंपनी ने कितना इशू किया है सब्सक्रिप्शन करवाने के लिए पब्लिक से? 10,000 नंबर, देखो इसके आगे रुपीज नहीं लिखा हुआ है। कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स है इशू करने के लिए? 20 लाख तो रुपीज है, कैपिटल है, एक एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 लाख जो है नंबर ऑफ 2 लाख नहीं सॉरी 20,000 आ रहा है। गुड मॉर्निंग क्रिश। गुड मॉर्निंग क्रिश। अच्छा देखो 20,000, ठीक है। 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के पास टोटल अवेलेबल है इशू करने के लिए, जिसमें से कंपनी ने 10,000 ही शेयर्स इशू किया, ठीक है। तो हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से मिल जाएगा, अगर एक शेयर 100 रुपीज का है, टोटल इतना हमें जो है कैपिटल रेज करने का जो है स्कोप है, तो इसका मतलब 20,000 शेयर्स है कंपनी के पास, जिसमें से 10,000 शेयर्स इशू किया गया है। पेबल कैसे है? 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखो 25 प्लस 30 प्लस 20, ये करने पे आ गया हम लोग का ऑन फर्स्ट कॉल, यहाँ पर दिया है। अच्छा ये कितना आ रहा है? 30 प्लस 20 50, और ये हो गया 75, ठीक है। और शेयर है 100 रुपीज का, मतलब और भी 75 का कॉल होगा, सॉरी 25 का और भी कॉल होगा। तो देखो ये एप्लीकेशन का है 25, 30 अलॉटमेंट का है, 20 फर्स्ट कॉल का है, मतलब बाकी जो है बैलेंस ये फाइनल कॉल बोल सकते हैं ऑन फर्स्ट कॉल 3 months आफ्टर अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अच्छा फर्स्ट कॉल कब किया जाएगा? 3 months बाद आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 3 months बाद फर्स्ट कॉल किया जाएगा, और बैलेंस यानी कि जो फाइनल कॉल 25 आ रहा है वो जब जरूरत होगा तब कंपनी कॉल करेगी, ऐसा बोल रही है। द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड ऑन 31st Jan 2020, 31st Jan 2020 को जो है एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन करने का जो मौका होता है वो खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन 31st Jan तक ही हम लोग फिलअप करके दे सकते हैं। When application money on 10,000 shares was duly received and allotment was made on 1st March, बोल रहा है 10,000 जो शेयर इशू हुए हैं उस पे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हो चुका है, ठीक है। कब हुआ होगा? 31st Jan को, क्योंकि वही लास्ट डेट था एप्लीकेशन को सबमिट करने का। उसके बाद अलॉटमेंट का कॉल कब हुआ? 1st March को। ऑल अमाउंट्स ड्यू वेयर रिसीव्ड, बोल रहा है अलॉटमेंट में जितने भी अमाउंट ड्यू हुए सारे रिसीव्ड हो गए विद इन 1 month ऑफ द ड्यू डेट व्हेन दे आर कॉल्ड, बोल रहा है कॉल करने के बाद, कॉल करने से लेके 1 month के अंदर सारे अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, मतलब अलॉटमेंट का जो टाइम है कंपनी ने 1 month दिया, ठीक है। मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करने के बाद से लेके 1 month के अंदर पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर ना हमें डेट जो है पढ़ के देखना पड़ेगा डेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ना पर्टिकुलर डेट नहीं दिया है, बोल रहा है कि कितने कितने दिन बाद नेक्स्ट कॉल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें डेट लिखना पड़ेगा। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, सारे पैसे अलॉटमेंट में मिल गए, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल किया गया, वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन 1,000 शेयर्स, बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स था, उसने जो है
अमाउंट नहीं दिया किसका, फर्स्ट कॉल का, अनदर शेयर होल्डर विथ 500 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। लेकिन दूसरा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल का ही इंसिडेंट बता रहा है ना, उसने बाकी सारे पैसे शेयर्स के जो भी और देने थे वो दे दिया, कंपनी ने कॉल नहीं किया फिर भी दे दिया, तो बाकी क्या था, फाइनल कॉल का 25। मतलब एक ने किया कॉल्स इन एरियर, एक ने किया कॉल्स इन एडवांस। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। हम लोग को इसको एंट्री को रिकॉर्ड करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ कंपनी का तो नाम नहीं दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया। 10,025 करके एप्लीकेशन में मिलेगा। कब मिलेगा, यहाँ पर डेट बताया था, देखो, द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसका लिस्ट, मतलब कंपनी ने देख लिया किसने किसने सब्सक्राइब किया है, उसका लिस्ट क्लोज, मतलब इसके बाद और कोई सब्सक्रिप्शन आएगा तो कंपनी नहीं लेगी। मतलब 31 जैन के अंदर जिन्हें भी अपना एप्लीकेशन देना है दे दो। तो एप्लीकेशन 31 जैन तक ही लास्ट है, तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा 31 जैन को ही कंपनी अपना कैलकुलेशन की होगी, ठीक है। तो 31 जैन ईयर दिया है 2020, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2020 जैन 31, ठीक है। यहाँ पर एंट्री क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रिसीव करती है, तो एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, कितना, 10,000 शेयर्स है, इनटू एप्लीकेशन का देखो कितना करके बोला है, एप्लीकेशन पे कंपनी को मिलेगा एक एक शेयर पे 25 रुपीज करके, तो 10,000 शेयर्स पे मिलेगा 2,50,000। नैरेशन नहीं लिख रहे, लेकिन तुम लोग को नैरेशन जरूर लिखना है, ठीक है। इसमें लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अच्छा, इसके बाद कंपनी इनको, जिनका भी जो, ये तो एप्लीकेशन लिया हुआ है, इसके बाद कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा किनको जो है ओनर बनाना है, मतलब किन के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होगा हमेशा, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। इसका डेट क्या होना चाहिए, देखो, जिस दिन कंपनी अलॉटमेंट देगी, देखो अलॉटमेंट का पैसा कब ड्यू हुआ है, 1 मार्च को, ठीक ठीक है। तो 1 मार्च को जिनको अलॉटमेंट का नोटिस भेजेगी उन्हीं को कंपनी ने अपना ओनर बनाया होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं March 1, ठीक है। ये हो गया, इस दिन कंपनी ने जो है किनको होल्डिंग देना है वो भी डिसाइड कर लिया है, और अलॉटमेंट के लिए अमाउंट ड्यू भी बता दिया है। तो अलॉटमेंट के लिए कितना देना पड़ेगा, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि अलॉटमेंट के लिए 30 पर शेयर देना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट का नोटिस देती है कंपनी की 30 पर शेयर देना है, जिसके पास जितना शेयर है इंटू 30 करके पैसा जमा कर दो, ठीक है। तो कंपनी पहले ड्यू एंट्री करेगी कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन का मिल जाता है फिर ट्रांसफर होता है। देखो चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया, आज हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा रिकॉल भी करवा रहे हैं कि हम लोग कैसे करके किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर्स इशू हुआ है और एक एक जन से 30 रुपीज करके लेना है, तो कंपनी को पूरा 3 लाख मिलेगा, ऐसा कंपनी सोच रही है, ठीक है, कि मैंने इतने लोगों को होल्डिंग दिया है तो इतने लोगों से मुझे 30 रुपीज करके, इतने शेयर पे 30 रुपीज करके 3 लाख मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंपनी को पैसा
गया है। देखो यहाँ पर बोला है अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, मतलब किसी ने भी कॉल्स इन एरियर नहीं किया है। अच्छा कब मिला है, ये देखो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च, ऑल अमाउंट ड्यू वेर रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद 1 मंथ के अंदर मिल गया, तो मार्च 1 में ड्यू हुआ था तो अप्रैल 1 में मिल गया है। अप्रैल 1 तक कंपनी ने टाइम दिया था, इसके अंदर रिसीव होना चाहिए। सारे पैसे रिसीव हो गए, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 3 लाख। अच्छा इसके बाद फर्स्ट कॉल का टाइम आएगा। अब देखो फर्स्ट कॉल कब हुआ, व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल किया गया। कब किया जाएगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉल का बोला है, ये देखो यहाँ पर बोला है 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 3 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल कब किया जाएगा, 3 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है, तो 3 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, अप्रैल के बाद 3 मंथ्स, तो अप्रैल पूरा, मई जून, तो जून खत्म, यानी अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा होने पे 3 मंथ्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा जुलाई 1। देखो काउंट ठीक हुआ मेरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा 2 मंथ्स, जून पूरा, हाँ, तो जुलाई का 1 तारीख आफ्टर 3 मंथ्स बोला था। यहाँ पर देखो 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक है, तो 3 मंथ्स बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी। मैम लेकिन अलॉटमेंट तो मार्च 1 को ही हुआ है ना, पैसा अप्रैल 1 को मिला है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक, गलत हो जाएगा। हाँ यहाँ पर बोला है आफ्टर अलॉटमेंट। अच्छा अलॉटमेंट का ड्यू डेट के बाद से हमें काउंट करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो अलॉटमेंट जब हो जाएगा, अलॉटमेंट जब किया जाएगा, मतलब नोटिस जब भेजा जाएगा उसके बाद से 3 मंथ्स। अच्छा तो मार्च अप्रैल में, तो ये जून हो जाएगा। हाँ ये गलत हो जाएगा। हाँ तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा ना अलॉटमेंट जब कंपनी ने नोटिस दे दिया उससे 3 मंथ्स काउंट करना है, रिसीव से नहीं करना है, क्योंकि रिसीव तो 1 मंथ बाद हुआ है। तो अलॉटमेंट के बाद 3 मंथ्स बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का ड्यू करेगी, तो ये जून करना पड़ेगा, जुलाई गलत हो रहा था। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने ESC लिख दिया। ठीक है, 10,000 इंटू 20 रुपीज करके है फर्स्ट कॉल, तो कंपनी को 2 लाख मिलने वाला है, ऐसा कंपनी सोच रही है। पूरा मिलेगा कि नहीं वो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है बट द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर फेल टू पे 1000 शेयर्स। अच्छा फर्स्ट कॉल में एक ने कॉल्स इन एरियर किया, एक ने कॉल्स इन एडवांस किया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें कब रिसीव होगा वो देखना पड़ेगा। देखते हैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें कब रिसीव होगा। क्या बोला था, सब्सक्रिप्शन ऑल अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट दे वेयर कॉल्ड, बोल दिया है। जितने भी देखो एप्लीकेशन के अलावा बाकी सब पे ये बात एप्लीकेबल हो रहा है कि जितने भी अमाउंट रिसीव होने वाले हैं वो हमेशा ड्यू होने के 1 मंथ बाद होते हैं। ठीक है, तो ड्यू होने के 1 मंथ बाद, तो ये ड्यू हो रहा है जून में, तो इसका रिसीव होना चाहिए हम लोग का जुलाई में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पीछे लिखते हैं जगह में, जुलाई 1, जुलाई 1 में रिसीव होगा। तो एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख। अब एक ने कॉल्स इन एरियर किया है, कॉल्स इन एरियर यानी कंपनी का बैड डेब्ट की तरह हो गया, यानी लॉस, तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और एक ने कॉल्स इन एडवांस किया है, तो एक हो जाएगा हम लोग का कॉल्स इन एडवांस। अब देखते हैं कितना एडवांस हुआ है कितना एरियर हुआ है। तो यहाँ पर देखो 500 शेयर्स जो है उन्होंने एडवांस किया है, तो 500, और एडवांस क्या कर सकता है, फर्स्ट कॉल के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है यानी फाइनल कॉल जो कि 25 करके था। ठीक है, ये 25, ये वाला 25 नहीं है, ये 25 जो बैलेंस अमाउंट जो कंपनी बोली थी बाद में कॉल करेगी, जो कि 25 निकल के आया। कैसे, ये देखो 25 प्लस 30 प्लस 25, ये कंपनी ऑलरेडी कॉल कर चुका है, प्लस 20, ये देखो 25, 30 और 20, तो कंपनी ऑलरेडी 75 कॉल कर चुका है आउट ऑफ 100। तो अभी रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा यहाँ पर 25, ये फाइनल कॉल का था, तो ये 25 जो है हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये चाहो तो लिख लो यहाँ पर
अपना वर्किंग नोट बना के। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस में हो जाएगा 12,500 और एरियर में कितना हुआ 1,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 1,000 इंटू फर्स्ट कॉल है हम लोग का 20 करके, तो ये कितना नहीं मिला 20,000 नहीं मिला। तो कंपनी को एक्चुअली फर्स्ट कॉल में कितना रिसीव हुआ, तो कंपनी को एक्चुअली फर्स्ट कॉल में रिसीव होना चाहिए था। देखो इसको बैलेंस करोगे तो मिल जाएगा, अगर बैलेंसिंग फिगर करोगे तो आंसर मिल जाएगा। फिर भी एक बार देख लो कैसे करके होगा। कंपनी को मिलना चाहिए था 2 लाख, जिसमें से नहीं मिला 20,000, ठीक है 20,000 नहीं मिला और एक्स्ट्रा 12,500 मिला, ठीक है। तो ये 1,92,500 होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से समझ के कर सकते हैं। 2 लाख मिलना चाहिए था, 20,000 नहीं मिला, 12,500 एक्स्ट्रा मिला, ओवरऑल 1,92,500 मिला। बस इतना ही था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर डेट वाला जो है पॉइंट देखने वाला था, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में ये चीज जो है कंबाइन करके हमें दे सकता है जहां पर हमें डेट सही तरीके से आइडेंटिफाई करना हो। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोला है देखते हैं। बी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। बी लिमिटेड ने शेयर इशू किया है 20,000 100 ईच प्रीमियम फॉर 20, मतलब 120 रुपीज का शेयर इशू हुआ है। अच्छा, अब बोल रहा है एप्लीकेशन में देना है 50 रुपीज, एप्लीकेशन में देना है 50 रुपीज, अलॉटमेंट में भी देना है 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट हम लोग का हो जाएगा 20 प्लस 30, 20 प्रीमियम का, 30 टूवर्ड्स कैपिटल, फाइनल कॉल पे 20 रुपीज, फाइनल कॉल पे 20 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया 120, ये देखो 120। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन आया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। लेटर्स of regret were issued to applicants for 4,000 shares and shares were allotted to all the other applicants। इसका मतलब क्या है, लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब बोल रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि 4,000 जो शेयर्स है ना उस पे जो है कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा, मतलब प्रोराटा वगैरह भी नहीं होगा। 4,000 शेयर्स को जो है कंपनी रिफंड कर देगी। 4,000 शेयर्स का मतलब उनको क्या कर रही है, जिन्होंने जिनका शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है उनको कंपनी लेटर दे रही है कि हमें रिग्रेट है कि हम लोग ये आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिफंड वाला कंसेप्ट आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। इस लाइन से हमें पता चल जाएगा कि कंपनी रिफंड कर देगी, तो वो रिफंड का हमें एक एंट्री करना पड़ेगा। अलॉटमेंट 20,000 का ही दे रही है। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट। अच्छा, मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया एंड कॉल मनी ऑल्सो, इसका मतलब एंड कॉल मनी फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, कॉमा यहाँ दिया है। द शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, उनका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। सो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक। अच्छा, यहाँ पर कैश बुक भी प्रिपेयर करना है, जैसे आप लोगों ने इसके पहले एक क्वेश्चन में किया हुआ था। हम लोग को जर्नल एंट्री और कैश बुक करना है, पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री नहीं है, पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि शो द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर, यहाँ पर पूरा ही एंट्री हमें करके दिखाना है एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो एक कैश बुक भी बनाएंगे और जर्नल का भी जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड कैश बुक। यहाँ बैंक कॉलम होगा, जो कॉलम हम लोग बना रहे हैं वो बैंक कॉलम है, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो बैंक ट्रांजैक्शन ही करेगी, कैश ट्रांजैक्शन तो करेगी नहीं। अच्छा, ये मैंने कैश बुक के लिए जगह रख दिया, इतना जगह में हो जाएगा शायद। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। डेट तो है नहीं कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो फिर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग का कैश बुक में होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जो भी बैंक ट्रांजैक्शन है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, वो हम लोग कैश बुक में दिखाएंगे, और जो बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होगा वो हम लोग जर्नल में दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितना हो जाएगा 20,000
नहीं 24,000 होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट कितने का आया है, 24,000 का है, तो हम लोग को एंट्री 24,000 से ही करना पड़ेगा। 24,000 इंटू पर एप्लीकेशन पे कंपनी का 50 रुपीज करके है, इंटू 50, तो 24 इंटू 50 कितना होता है, मतलब 120। अच्छा, तो ये हो जाएगा 120 और 120, और यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स 0, मतलब 12 लाख। ठीक है, ये 12 लाख हो जाएगा, ये एंट्री हो गया। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या एंट्री होता है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री तो ऐसे ही होगा, यहाँ अमाउंट अलग था। अब ये हम लोग का कैश बुक में गया, बट ये तो कैश बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग का बैंक का कोई डेबिट या क्रेडिट एंट्री नहीं होगा तब तक तो वो कैश बुक में नहीं जाएगा, फिर ये हमें दिखाना पड़ेगा जर्नल में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी तो 20,000 का ही अलॉटमेंट देगी, लेकिन कंपनी ने 24,000 रिसीव कर रखा है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि 4,000 का जो है रिफंड कर रही है कंपनी, तो यहाँ पर तो मुझे 20,000 ही लिखना पड़ेगा, इनटू जो हम लोग का एप्लीकेशन का अमाउंट है, यानी ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग 10 लाख से लिखेंगे, 10 लाख हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हम लोग का क्या होता है, जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होना चाहिए, तो अगर हम लोग का 12 लाख से क्रेडिट है तो 12 लाख से डेबिट होना चाहिए, लेकिन 2 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक तो ये हो जाएगा जिनको हम लोग होल्डिंग दे रहे हैं, और दूसरा हम लोग का ऐसा हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जो हम लोग रिफंड कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4,000 शेयर्स पे रिफंड कर रहे हैं 50 रुपीज करके, यानी 2 लाख हो जाएगा, ये देखो 2 लाख। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखो 10 लाख डेबिट, 2 लाख डेबिट, यानी 12 लाख डेबिट, तो 12 लाख से देखो क्रेडिट हुआ था, 12 लाख से डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि ये बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इसे हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कैश बुक में क्या लिखेंगे, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिफंड बोल के, यहाँ पर जस्ट रिवर्स साइड में हो जाएगा, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,000 इंटू 50, ये हो गया हम लोग का 2 लाख। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन तक हो गया। उसके बाद देखो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का जो है पहले ड्यू एंट्री होगा, तो ड्यू एंट्री में तो रिसिप्ट कुछ नहीं है, ड्यू तो पहले उसमें नॉर्मल एंट्री, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, कैश बुक में नहीं आएगा, तो पहले ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर allotment debit to equity share capital to securities premium, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी था। अच्छा, अब देखो कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में तो हम लोग का हमेशा पर वैल्यू जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अलॉटमेंट का कितना था, अलॉटमेंट का था 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 50 का 2 पार्ट करो। ठीक है, टूवर्ड्स प्रीमियम कितना होगा 20, और कैपिटल फिर कितना बचा 30, यानी जब हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें 30 रुपीज से करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें 20 रुपीज से करना पड़ेगा। कितने शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, कितने शेयर जिनको होल्डर बनाया है उन्हीं से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, यानी 20,000 शेयर्स पे कॉल किया जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 लाख, और ये हो जाएगा 6 लाख, और ये 4 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब जब हम लोग को पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बट यहाँ पर कॉल सिनेरियर बाय मिस्टर ए, जिन्होंने 150 शेयर होल्ड किया है, उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है, तो इसका मतलब एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी लोगों ने तो पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा, और एक कॉल्स इन एरियर होगा, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, तो एंट्री क्या हो, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगा। तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम लोग कैश बुक में लिखेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट। अब कितना मिल रहा है उतना लिखेंगे। देखो अब इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर ऐसे देखें कि कॉल्सिन एरियर कितना हुआ है, कॉल्सिन एरियर अगर हम लोग देखें, इनके पास 150 शेयर्स था जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो 150 शेयर्स था, इन्होंने 150 शेयर्स पे पेमेंट नहीं किया है, 50 रुपीज करके जो है अलॉटमेंट था, तो ये हो जाएगा 7500। ठीक है। अच्छा, तो मिलना कितना चाहिए था, देखो कितने से हम लोगों ने कितना इसको डेबिट किया था उतने से ही क्रेडिट करेंगे। डेबिट किया था 10 लाख से, तो क्रेडिट भी हम लोग करेंगे यहाँ पर 10 लाख से। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ डेबिट कितना होगा, 10 लाख मिलना चाहिए था, 7500 नहीं मिला। 10 लाख मिलना चाहिए था, 7500 नहीं मिला, यानी 9,92,500। ठीक है, ये अमाउंट होना चाहिए 9,92,500। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 9,92,500। और एक तरीका है कैसे कर सकते हैं, 20,000 में से 150 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो 19,850 पे मिला, तो 19,850 नंबर ऑफ शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मिला 50 रुपीज करके इनटू 50। तो देखो कितना आया, 9,92,500। जैसा चाहो लिख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,92,500। ठीक है, ये तो कंबाइंड वैल्यू है ना, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,92,500, कॉल्सिन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,500 7,500। इस तरीके से अब एक तो पोस्टिंग हो गया, और बाकी यहाँ पर करेंगे कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स पे 50 रुपीज नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,500। अलॉटमेंट के बाद हम लोग का अलॉटमेंट के बाद आ जाएगा फाइनल कॉल बोल दिया है। ठीक है, फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल में इन्होंने, मिस्टर ए ने फाइनल कॉल भी नहीं दिया। ठीक है, अब फॉरफिट तो हुआ नहीं है, तो कंपनी जब फिर से ड्यू करेगी फर्स्ट कॉल का, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा, तो वो कैसे ड्यू करेगी, जब फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेगी तो वो पूरे शेयर्स पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना है, 20,000 शेयर्स है इनटू 20 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 लाख। देखो हम ये कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने जो बोला ना पूरे शेयर्स पे होगा, हम ये बोल रहे थे ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का ये अमाउंट नहीं देने के लिए, ठीक है, जो अलॉटमेंट है वो नहीं देने के लिए कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही इनका शेयर फॉरफिट कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन में होता है तब फाइनल कॉल 20,000 शेयर्स पे नहीं किया जाएगा, तब फाइनल कॉल किया जाएगा 20,000 माइनस 150, यानी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स पे किया जाएगा। ठीक है, और उनपे किसने कितना दिया है नहीं दिया है उस पे बाकी एंट्री होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन में इनको फिर से मौका दिया गया मिस्टर ए को, और उन्होंने फाइनल कॉल भी जो है नहीं दिया, उसके बाद उनका शेयर फॉरफिट हुआ। ठीक है, तो फाइनल कॉल में कंपनी ने फिर उनको जो है फाइनल कॉल का भी जो है नोटिस दिया है, अब उन्होंने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो फिर से सेम तरीके से एंट्री होगा। जितना अमाउंट मिल गया उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो कितना हो जाएगा 19,850, जैसे मैंने बोला वैसे भी करके देख सकते हो। ये देखो 19,850 शेयर्स पे मिल रहा है। अब 19,850 कैसे आया, ये देखो 20,000 शेयर्स पे 150 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, और फाइनल कॉल 20 करके है, तो 19,850 पे 20 करके मिल गया, तो ये हो गया 3,97,000। ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो इतना अमाउंट मिल गया, जो नहीं मिला वो कॉल्सिन एरियर हो जाएगा, जो नहीं मिला वो कॉल्सिन एरियर हो जाएगा। कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना नहीं मिला, 150 शेयर्स पे 20 रुपीज करके, यानी 3,000।
3000 का कंपनी का लॉस हुआ, ये नहीं मिला। अब इसके बाद कंपनी ने इनका शेयर कर दिया है फॉरफिट, तो फॉरफीचर का एंट्री देना पड़ेगा। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर, पहले इनका होल्डिंग कैंसिल हो रहा है, तो इनसे लिया गया शेयर कैपिटल को, क्योंकि इनको तो ओनर बनाए थे, वो कैंसिल करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इनको 150 शेयर्स का होल्डिंग दिया गया था और इनसे हमें फेस वैल्यू यानी पर वैल्यू, हमेशा शेयर कैपिटल इसी पे एंट्री होता है, इनसे 15,000 मिलना था कैपिटल के टूवर्ड्स, अगर ये सही सही पेमेंट करते थे। बट इन्होंने दो जगह पे फेलियरिटी कर दिया, 3 ही कॉल था कंपनी का टोटल। एप्लीकेशन तो कोई फेल नहीं करेगा, अगर कर जाता है तो वो तो होल्डर हुआ ही नहीं। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों फेल किया है, ठीक है। अब अलॉटमेंट फेल किया है मतलब प्रीमियम नहीं दिया है, अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा है पहले, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब इनका 150 शेयर्स पे प्रीमियम है 20 रुपीज करके, ये देखो अभी अभी हम लोगों ने जब प्रीमियम का एंट्री लिखा था, यहाँ पर वैल्यू लिखा है प्रीमियम का 20, तो वो देख के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा। अब इनसे कितना मिला, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर। इनसे तो एक ही चीज मिला हुआ है, एप्लीकेशन, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। 150 इंटू एप्लीकेशन का कितना है, 150 इंटू 50 रुपीज, तो इनसे मिला है 7500, ठीक है। और इनसे क्या नहीं मिला, तो देखो क्योंकि हम लोगों ने एंट्री में कॉल्सिन एरियर लिखा है, तो हम लोग जब इसको यहाँ पर फॉरफीचर का एंट्री करेंगे तो टू कॉल्सिन एरियर बोल के लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने नेट एंट्री किया नहीं है, तो यहाँ लिखना चाहिए कॉल्सिन एरियर। अगर हम लोग नेट एंट्री वहां करते तो यहाँ लिख सकते थे टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट बोल के। अब कॉल्सिन एरियर कितना कितना हुआ है, 7500 और 3000, तो टोटल लिख देंगे 7500 और 3000 यानी 10,500। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 18,000, ठीक है। इस तरीके से मैच हुआ। अच्छा, अब इसके बाद रीइशू वगैरह तो कुछ बोला नहीं, ये तो कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हम लोग को कैश बुक को क्लोज करना पड़ेगा, तो कैश बुक को क्लोज करेंगे। यहाँ पर देखते कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना रिफंड हुआ, बाकी जो रह गया कंपनी के पास वही पेड अप होगा बाय बैलेंस शीट। 9,92,500 प्लस 3,97,000 प्लस 12 lakh, 25,89,500 minus 2 lakh, 23,89,500, 25,89,500। अगर हमें इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता तो हम लोग का पेड अप शेयर कैपिटल ये वाला हो जाता, ठीक है। ये हम लोग का पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट हो जाता। तो ये जो क्वेश्चन बाकी था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर कुछ जो है एमसीक्यू टाइप है वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाला, इसमें बता देते हैं। देखो, लाइबिलिटी ऑफ ए होल्डर ऑफ शेयर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एक्वायर्ड बाय देम, ठीक है। ये थियोरिटिकल क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पर तुम लोग तो कंपनी लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ी हो, तो हम यहाँ बताते हैं, देखो समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो थियोरिटिकली ज्यादा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ तुम लोग का है इस वजह से। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ होल्डर, एक शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है उसके शेयर के रिगार्डिंग वो लिमिटेड है, सही बात है, टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम, ये गलत पॉइंट है। फेस वैल्यू नहीं, क्या होना चाहिए, इशू प्राइस जो है, ठीक है। मतलब मान लो एक शेयर 10 रुपीज है, इसका फेस वैल्यू नॉर्मली इक्विटी जैसे होता है, अब उसका इशू प्राइस है 12 रुपीज, तो कम कोई भी शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कितना है, एक शेयर पे जितना उसे पे करना पड़ेगा 12 रुपीज, ठीक है। लिमिटेड होता है, लेकिन कितना लिमिटेड होता है, टूवर्ड्स द इशू प्राइस, फेस वैल्यू के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इशू प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए ये हम लोग का फॉल्स हुआ। ऑथराइज्ड कैपिटल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एज फेस वैल्यू, ऑब्वियसली ये ऑथराइज्ड कैपिटल, जब भी शेयर कैपिटल का बात आएगा वो हमेशा ही फेस वैल्यू पे ही दिखाया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, नहीं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कभी भी ईयर टू ईयर वेरी नहीं करता है। हाँ, अगर कोई प्रोविजंस है, जैसे कंपनी ने बोल रखा है कि फर्स्ट ईयर इतना, उसके बाद तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली कभी भी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ईयर टू ईयर वेरी नहीं कर जाता है, वो फिक्स्ड होता है। जितने रेट का इशू हुआ है प्रेफरेंस शेयर उतने ही, क्योंकि देखो
अगर प्रेफरेंस शेयर का जो है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर को ना ऐसे लिखा जाता है जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब ही है कि डिविडेंड 10% मिलेगा। ये फिक्स्ड होता है, ये कभी ईयर टू ईयर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, इसके बाद बोला है कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल। ये मैंने थियोरिटिकली तुम लोग को बताया था, कभी भी जनरल पब्लिक को कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर जो है डिस्काउंट में जिनको इशू करती है उस शेयर का नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर, जो कि कंपनी अपने इंप्लॉय वगैरह को इशू कर सकती है। जनरल पब्लिक को कभी भी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, प्रोहिबिटेड है। Sweat equity shares are those which are issued to the employees and directors at a discount। हाँ, ये सही है, यही तो मैंने पढ़ के बताया था कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो कंपनी के एम्प्लॉइज वगैरह को डिस्काउंट में दिया जाता है, जनरल पब्लिक को नहीं दिया जाता है, तो ये ट्रू हो गया। अच्छा, इसके बाद बोला है एज पर टेबिलेप। टेबिलेप मैंने पढ़ा है, टेबिलेप का मतलब होता है जिसमें हम लोग को कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पे डिस्काउंट जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एज पर टेबिलेप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे बोल रहा है 12%, गलत बोल रहा है, हमेशा कॉल्स इन एडवांस पे 12%, कॉल्स इन एरियर पे 10%। देखो, कंपनी जब पब्लिक से इंटरेस्ट ले रही है एरियर करने के लिए तो कम ही लेती है, जब एडवांस कोई कर रहा है तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट देती है। मतलब इस तरीके से जो है प्रोविजंस बने हुए हैं, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। कॉल्स इन एरियर पे 10%, कॉल्स इन एडवांस पे 12% होता है। तो ये देखो नीचे वाला भी फॉल्स हो गया। एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 10%, ये भी हम लोग का गलत दिया, मतलब उल्टा दिया हुआ है, तो ये फॉल्स फॉल्स आ रहा है दोनों। फिर बोल रहा है नॉन पार्टिसिपेटिंग, देखो बोल रहा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉय वोटिंग राइट, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देखो नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब ही होता है कि जो कंपनी के किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, कंपनी का डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए वोटिंग राइट का ही यूज किया जाता है। तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नेचर कैसा है कि फिक्स डिविडेंड दे दिया जाएगा उनको, ठीक है, बस, और कुछ नहीं, और उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये होता है प्रेफरेंस शेयर का जो है नॉर्मल सिचुएशन होता है। लेकिन कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिल जाता है, उसका एक कंडीशन है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड मान लो कंपनी नहीं दे पा रही है किसी रीजन से और वो एरियर होते जा रहा है, तो वो अगर 1 ईयर से ज्यादा एरियर हो जाता है तो प्रोविजन एक होता है जिसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है उसका वोटिंग राइट्स हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट्स होता ही नहीं है। अगर डिविडेंड जो है मोर देन 1 ईयर जो है वो एरियर हो जाएगा तो एक प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसका वोटिंग राइट्स आ सकता है। फॉरफिटेड शेयर्स जो हम लोग कर रहे हैं कैंसिलेशन आर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, कंपनी वो रीसेल कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। वही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरफिचर का मतलब क्या है, कंपनी जो है जो शेयर्स को फॉरफिट कर चुकी है उसे दोबारा से किसी और के ओनरशिप में दे सकती है। वो इशू ऑफ शेयर्स नहीं होता है, वो सेल ऑफ शेयर्स होता है। मतलब जस्ट उस शेयर के जो मतलब ओनरशिप है वहां से नाम बदल के दूसरे का नाम लग जाना, ठीक है। क्योंकि कंपनी नया शेयर इशू नहीं करेगी। नया फॉरफिट होने से अगर नया शेयर इशू होता है तो मान लो 10 शेयर था कंपनी का, कंपनी ने इसमें से 2 फॉरफिट कर दिया, ठीक है, 8 बचा, फिर से वही 2 को रीइशू कर दिया तो कंपनी का 10 ही शेयर हो गया। ये होता है फिर से, मतलब जैसा था वैसा ही हो गया। ये कोई जो है न्यू इशू नहीं हुआ। अगर ये न्यू इशू होता तो कंपनी का जो है फॉरफिट हुआ 2 शेयर्स, ठीक है, न्यू इशू होने से इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तब हम लोग का कंसेप्ट अलग हो जाएगा। फॉरफिट का शेयर उसे फिर से री इशू करने का मतलब होता है उसे जस्ट सेल करना, ओनरशिप जो है वो किसी और के पास चला जाना, ठीक है, सेल कर देना। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है लॉस ऑन रीइशू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। बोल रहा है कि रीइशू करने पे जो लॉस हो रहा है वो फॉरफिटेड अमाउंट को एक्सीड करना चाहिए। मैंने तुम लोग को पढ़ के बताया था कभी नहीं एक्सीड करना चाहिए, ठीक है। फॉरफिटेड अमाउंट मतलब मान लो एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, कंपनी ने कॉल किया और एक शेयर होल्डर ने जो है जैसे कंपनी ने ऐसे कॉल करने का सोचा था,
ऐसे, ठीक है, 253 इस तरीके से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट फाइनल कॉल, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, ये और ये दे दिया, 3 रुपीज नहीं दिया, तो इसका मतलब कंपनी का शेयर फॉरफीचर में 7 पर शेयर आ जाएगा कि कंपनी ने इससे 7 रुपए एक एक शेयर पे ले रखे हैं। ये हो गया फॉरफिटेड अमाउंट। अब जब कंपनी 10 रुपए का शेयर री इशू कर रही है तो वो कितने लॉस में, मान लो वो री इशू कर रही है 6 रुपीज में, ये नहीं चलेगा, क्योंकि देखो लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। पहले देख लेते हैं लॉस ऑन रीइश्यू कितना है, तो ये अगर 6 रुपीज है तो लॉस ऑन रीइश्यू हो गया 4 रुपीज, ये चलेगा। देखो क्योंकि लॉस ऑन रीइश्यू कितना हो रहा है 4 रुपीज, 10 रुपए का शेयर अगर 6 रुपए में रीइश्यू हो रहा है तो वो 4 रुपीज लॉस में हो रहा है, जबकि फॉरफिट में 7 रुपीज पड़ा हुआ है, तो ये चलेगा। लेकिन ये 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कंपनी शेयर को इशू करती है 2 रुपीज में, तो लॉस ऑन रीइश्यू कितना हो गया 8 रुपीज, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में रीइश्यू कर रही है, 8 रुपए का लॉस, जबकि उस शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट बना हुआ है 7 रुपीज, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड होना चाहिए था, तो ये हम लोग का 10th वाला भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इससे एक बार गो थ्रू हो गया हम लोग का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस हो गया हम लोग का, इसीलिए मैंने ये वाला करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एमसीक्यू भी दिया है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, The excess price received over the per value of share should be credited to, बोलो जो excess price मिलता है शेयर पे, ठीक है, पर वैल्यू से ज्यादा, उसे हम लोग कहाँ क्रेडिट करते हैं, कॉल्स इन एडवांस में, शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बोल रहा है कि पर वैल्यू से ज्यादा कंपनी अगर कुछ रिसीव कर रही है तो उसे कंपनी कौन से अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाएगी, बोलो कहाँ। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पॉइंट सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करके दिखाएंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या, नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला है द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय ए कंपनी। ये पॉइंट मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कंपनी कहाँ कहाँ यूज कर सकती है। वहां पर एक प्रोविजंस भी था कि सेक्शन 153, मुझे जितना याद आ रहा है ऐसा कुछ था, उसमें जो कंपनियां है वो पॉइंट बी और डी यूज नहीं कर पाएगी, ऐसा करके हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर देख के तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ यूटिलाइज कर सकती है, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट बेच के अगर लॉस हुआ उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकती है। राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर, किसी रेवेन्यू नेचर का लॉस हुआ, मतलब बिजनेस के डे टू डे का कोई लॉस हुआ, उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज करेगी। या फिर राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर, बोलो कौन सा सही है। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी होगा, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये सब के लिए यूज कर सकती है। अगर प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम में रिडीम होगा, डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम होगा, उस प्रीमियम को पे करने के लिए यूज कर सकती है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकती है। इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ था जो कि हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था, तो ये हम लोग का पॉइंट सी आंसर होगा। When shares are forfeited, अब देखो ये एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, शेयर जब फॉरफिट हो रहा है, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ डैश एंड द शेयर फॉरफिटेड अमाउंट इज क्रेडिटेड विथ डैश। बोल रहा है पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कॉल्स इन एरियर, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल फॉरफिटेड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड। बोलो कौन सा ठीक है। जब शेयर कैपिटल फॉरफिट होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग कितने से डेबिट करते हैं, जितना नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट होता है। अभी तो किया, अभी तो किया, ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो, हम कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट करें। हाँ, कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप शेयर फॉरफिटेड। अब यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स लिखा नहीं है तो जरूरी नहीं है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल फॉरफिटेड, लेकिन वो तो 2 जगह पे है, तो सेकंड कौन से फिलअप होगा, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितने से क्रेडिट होता है, कॉल्स इन एरियर से या जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड है उससे। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसिप्ट जो मिल गया वो फॉरफिट का क्रेडिट अमाउंट होगा, तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। देखो ना, हम तो बार बार एंट्री वैसे ही रीड करवा रहे हैं ना। ये देखो यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू और यहाँ पर कितना, जितना रिसिप्ट है, तो ये वाला लैंग्वेज सही है, अमाउंट रिसिप्ट, ये तो होगा नहीं, कॉल्स इन एरियर बोल रहा है।
अच्छा, ये हम लोग का हो गया थर्ड का सी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ नंबर, टी लिमिटेड proposed to issue 6,000 equity share of 100 each at a premium of 40%. The minimum amount of application money to be collected per share as per Companies Act 2013. तो ये एक रूल्स है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि कितना मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। एक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स है, एक सेबी के अकॉर्डिंग रूल्स है, ठीक है। तो रूल्स क्या है? रूल्स ये है, कंपनीज एक्ट का रूल्स ये है कि जितना भी इशू प्राइस होगा उसका 5%, ठीक है। जितना भी इशू प्राइस होगा उसका 5%। हम एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट को यहाँ पर एक बार लिख पाते हैं, यहाँ पर लिख लो 5% ऑफ, सॉरी इशू प्राइस नहीं, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने। 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉट इशू प्राइस, ठीक है। 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या पूछा है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए कलेक्टेड एज पर कंपनीज एक्ट? 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब ये शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 यहाँ दिया हुआ है, और इसका 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 रुपीज। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 5 रुपीज, ठीक है। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी लिमिटेड प्रोपोज टू इशू 6,000 शेयर्स, 100 ईच वाला, प्रीमियम 40%, मतलब 140 रुपीज का टोटल शेयर होगा, जिसमें नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू है 100 रुपीज। कितना मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग? तो वो होता है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ये मेन चीज है, ये पता होगा तो हम लोग आंसर कर पाएंगे। 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जो भी नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में होगा, यहाँ 100 है तो 100 कुछ और होगा तो उतना इंटू 5% कंपनीज एक्ट के लिए। सेबी के लिए अलग होता है, हम फिफ्थ वाले भी करवा रहे। सिक्स्थ वाले में देखो सेबी का दिया है, बोल रहा है as per the SEBI guideline on issue of shares the application money should not be less than, application money कितने से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला है 2.5% of nominal value, 2.5% of issue price of shares और 25% of issue price of shares, ठीक है। तो ये तो रूल्स है, हम बता देते हैं, ये वाला सही है, ठीक है। 25% of the issue price of share, ये होना चाहिए 25% of issue price, ये होना चाहिए। मतलब एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो 25% या उससे ज्यादा हो सकता है, तो इशू प्राइस के 25%। यहाँ था नॉमिनल वैल्यू का 5%। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये सेबी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो अगर हम लोग को इससे क्वेश्चन देगा तो हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 25% ऑफ इशू प्राइस, सेबी के लिए इशू प्राइस 25%, कंपनीज एक्ट के लिए 5% नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर देखो, डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, डिविडेंड जितना परसेंट कंपनी डिक्लेयर करती है, वो जो पे करती है, पे जो करती है वो किस अमाउंट पे करती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल पे, नेट प्रॉफिट पे, या पेड अप कैपिटल पे? बोलो क्या होगा? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल होगा। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी मैक्सिमम कितना जो है अमाउंट रेज कर सकती है शेयर इशू करके, तो ये तो मैक्सिमम लिमिट है। देखो डिविडेंड किनको दिया जाएगा? शेयर होल्डर को, ठीक है। अब शेयर होल्डर को शेयर होल्डर बनाया ही क्यों गया था? जो मैंने एकदम फर्स्ट डे स्टोरी बोला था कि उनको बोला गया कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, आपको हम लोग क्या देंगे? ओनरशिप देंगे। कितना देंगे? जितना आप शेयर खरीदोगे उसके अकॉर्डिंग देंगे, और उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट का हिस्सा भी देंगे जिसका नाम है डिविडेंड। तो किसको कितना डिविडेंड मिलेगा? जिसने जितना पैसा लगाया है, ठीक है। अब मान लो किसी ने 10 रुपीज वाला 100 शेयर खरीद रखा है, तो कितना कंपनी को अमाउंट दे रखा है? 1000 रुपीज। अब कंपनी ने मान लो डिक्लेयर किया है 5% डिविडेंड, तो उसे कितना डिविडेंड मिलेगा? जितना उसने 5% ऑफ पेड अप कैपिटल होता है, तो ये 5%। हाँ, लेकिन उसको पूरा 10 रुपीज देना पड़ेगा। अगर उसने पूरा 10 रुपीज क्लियर कर रखा है तभी उसे मिल जाएगा, ठीक है। 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, जितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, अगर पेड अप कर दिया है शेयर होल्डर ने, तो उतने पे मिलेगा। और नेट प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेट प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड देती है। ये जो पेमेंट करेगी ना, जैसे मान लो इनको पेमेंट कर रही है 50 रुपीज हो रहा है शायद, तो ये 50 रुपीज कहां से पेमेंट करेगी? नेट प्रॉफिट से, प्रॉफिट से पेमेंट करेगी। तो ये होता है डिविडेंड कहां से पे होगा, ठीक है। और कितने अमाउंट पे होगा, मतलब कितना पे करना पड़ेगा? 5% ऑफ क्या? 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। जितना पेड अप कैपिटल होगा उसका 5% मिल जाएगा, जिसका जितना पेड अप कैपिटल होगा उसके हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जी लिमिटेड एक्वायर्स एसेट वर्थ 7,50,000 फ्रॉम एज लिमिटेड। जी लिमिटेड ने
एच लिमिटेड से 7,50,000 का एसेट परचेस किया है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, 25% प्रीमियम इस पे एप्लीकेबल है, यानी इशू प्राइस जो है वो हो जाएगा 125 और कंपनी 7,50,000 का एसेट लेने गई है। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय जी लिमिटेड। अब कंपनी बोल रही है हम पैसा नहीं देंगे, एसेट तो खरीदना है मुझे, लेकिन हम पैसे की जगह शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो जी लिमिटेड ने इशू कर दिया है शेयर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि परचेस कंसिडरेशन को सेटल करने के लिए, यानी जो है 7,50,000 उसको अगर शेयर से सेटल करना है तो कंपनी को कितना सारा शेयर देना पड़ेगा एच लिमिटेड को, कितना सारा, नंबर ऑफ शेयर्स हमें बताना है, बोलो कितना सारा शेयर्स देना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, मैंने लिखवाया भी था, एक बार कॉपी में देख के बता सकते हो। 6,000 शेयर। 6,000 शेयर्स, हाँ 6,000 शेयर्स हो जाएगा। ये देखो 7,50,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 125, ये करने से आ जाता है हम लोग का 6,000। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये इशू प्राइस ही होगा, क्यों होगा देखो सिंपल सा बात है। मार्केट में मेरा शेयर का वैल्यू चल रहा है, कंपनी बोलेगी एक शेयर का 125 है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये जी लिमिटेड को 125 रुपीज का कुछ परचेस करना है एच लिमिटेड से, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो उसे एक शेयर दे देगा क्योंकि एक शेयर 125 का है। तो अगर 7,50,000 का कुछ परचेस करना है तो उसे कितने सारे शेयर्स देने पड़ेंगे, एक शेयर से तो काम नहीं बनेगा, और 125 और 125 करके जितना तक 7,50,000 नहीं हो रहा है तब तक ऐसे देते जाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, देखो 125 के लिए देना पड़ता है एक शेयर, 125 का अगर कुछ परचेस करना है एक शेयर देना है, तो ₹1 का कुछ परचेस करना है तो 1/125 शेयर्स देना पड़ेगा। तो 7,50,000 का कुछ परचेस करना है तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 125, इसीलिए फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। कि देखो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, हम यहाँ पर देखो तुम लोग को दिखाते हैं। ये देखो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस जो होगा क्वेश्चन में पार प्रीमियम डिस्काउंट, तो इस क्वेश्चन में विद प्रीमियम था, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया जिससे तुम लोग आसानी से कर सकते हो। लॉजिक भी मैंने लास्ट दिन भी बताया था, आज भी एक बार मैंने बता दिया। तो देखो हम लोग का इशू ऑफ शेयर्स जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये हम बंद कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ हेडिंग कर लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। देखो डिवेंचर क्या है, जैसे कंपनी शेयर इशू करती है वैसे कंपनी जो है डिवेंचर भी इशू कर सकती है, ठीक है। अब कंपनी डिवेंचर जो इशू करती है पब्लिक को ही वो ऑफर करती है नॉर्मली, ठीक है। तो डिवेंचर जो है, मान लो ये कंपनी है, ये क्या कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है, इशू कर रही है डिवेंचर, किसे कर रही है, पब्लिक को, ठीक है। और नॉर्मली डिवेंचर का जो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होता है नॉर्मली 100 रुपीज होता है, बाकी क्वेश्चन में जो रहेगा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू कर रही है, पब्लिक को अगर डिवेंचर चाहिए तो वो डिवेंचर खरीद सकता है। अगर कोई डिवेंचर खरीद रहा है तो ये बन जाएगा डिवेंचर होल्डर, इसे बोला जाएगा डिवेंचर होल्डर। जैसे शेयर लेने पे शेयर होल्डर, डिवेंचर ले लेने पे डिवेंचर होल्डर। अच्छा अब जैसे ही इन्होंने डिवेंचर खरीदा तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये कंपनी को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जितने सारे डिवेंचर खरीद रहे हैं उतना पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर जितना परचेज करें इनटू जो भी हम लोग का इशू प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है इशू प्राइस। अब देखो ये तो फेस वैल्यू बोला है, अब इशू प्राइस डिवेंचर का क्या हो सकता है, पर वैल्यू हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, ठीक है, डिस्काउंट भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पर इशू प्राइस जो है हम लोग का पर वैल्यू हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है। तो इस तरीके से कंपनी जो भी इशू प्राइस बोलेगी वो ये लोग पेमेंट कर देंगे। बदले में इनको क्या मिलेगा, जैसे शेयर होल्डर को क्या मिलता है, कंपनी का ओनरशिप मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इनको क्या मिलेगा बदले में, कंपनी इनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है, इंटरेस्ट देगी। क्या इंटरेस्ट पहले से डिसाइड होगा, बिल्कुल प्री डिटरमाइंड रेट पे,
प्री डिटरमाइंड रेट पे, प्री डिटरमाइंड रेट पे कंपनी इनको इंटरेस्ट देगी। कब देगी? वो भी होगा प्री डिटरमाइंड, जो टाइम सोच रखा है। जैसे कैसे दे सकती है? अगर टाइम का बात हो, मतलब कब देगी, टाइम क्या है देने का, तो ईयरली हो सकता है, जैसा एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, ईयरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, मतलब 6 मंथ्स के गैप में, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्वार्टरली हो सकता है, जैसा बोलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। कुछ भी तरीके से जो है कंपनी, जैसा ये सब प्री डिसाइडेड होगा, मतलब प्री डिटरमाइंड होगा कि कितने इंटरेस्ट मिलेंगे, कितने किस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेंगे, मतलब कैसे पेमेंट होगा, ईयरली, सेमी एनुअली, ये सब जो है कंपनी को पहले ही बताना पड़ेगा। फिर पब्लिक अपना दिमाग लगाएगी, सोचेगी कि मुझे ये लेना है नहीं लेना है, तभी लेगी। और उसके साथ साथ रिडेम्पशन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर के केस में, रिडेम्पशन का मतलब होता है कि लोन का रीपेमेंट, ठीक है, रीपेड करना। तो रीपेमेंट कैसे कर रही है कंपनी डिवेंचर को, मतलब पार में रिडीम कर रही है या प्रीमियम में रिडीम कर रही है, ये कंपनी को जो है बताना पड़ेगा, पहले ही बताना पड़ेगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के पब्लिक सोचेगी कि उनको डिवेंचर लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी चीजों को कंसीडर करके देखेगी। अब कंपनी को क्यों जरूरत हुआ डिवेंचर इशू करने का? देखो, कंपनी चलाने के लिए बहुत पैसे का जरूरत होता है। शेयर तो ऑप्शन है ही, अब दूसरा ऑप्शन क्या निकल गया है? डिवेंचर, ठीक है। ये क्या है? ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब लोन, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो बैंक से भी तो लोन ले सकती है, ये भी तो हमारे दिमाग में आना चाहिए। कंपनी चाहे तो वो तो बैंक से भी लोन ले सकती है, फिर पब्लिक से लोन क्यों ले रही है? डिवेंचर का मतलब होता है पब्लिक से लिया गया लोन, जिसका अकाउंटिंग टर्म है डिवेंचर। अब बैंक से अगर लोन लेगी तो प्रॉब्लम ये है कि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन का, वो हाई होगा, ठीक है, वो हाई होगा। जबकि पब्लिक को जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा ना, वो बैंक से कम होगा, ठीक है, लोअर देन बैंक। पब्लिक को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो बैंक से कम होगा, ठीक है। कंपनी जब बैंक के पास जाएगी तो वो बिजनेस लोन लेगी, बिजनेस लोन का इंटरेस्ट हाई होगा। जबकि जो है कंपनी जो है वो पब्लिक से लोन जब लेती है, दैट इज डिवेंचर, तब उसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पब्लिक कम इंटरेस्ट क्यों एक्सेप्ट करेगी? देखो, उसका रीजन ये है कि पब्लिक, डिवेंचर कौन खरीदेगा? जिसके पास सरप्लस है। मान लो इन लोगों के पास सरप्लस पैसा है, ठीक है, ये डिवेंचर होल्डर जो हो रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इनके पास अपना जो भी डेली का खर्चा होता है वो निकालने के बाद सरप्लस बचता है, तभी तो सोच रहे पैसा लगाएंगे, ठीक है। अब ये सरप्लस चाहे तो बैंक में भी तो रख सकते हैं, सेफ है, ठीक है, बैंक में रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ये सेफ है। सेविंग्स में रख सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एफडी का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट तो सभी का होता है, एफडी वगैरह कर सकते हैं, किसी और तरीके का इन्वेस्टमेंट बैंक में कर सकते हैं। लेकिन बैंक जो यहाँ पर एफडी का इंटरेस्ट रेट देगा ना पब्लिक को, इंटरेस्ट रेट जो देगा वो होगा लोअर, ठीक है। कंपनी जो इंटरेस्ट देगी उससे कम होगा। लेकिन हाँ, ये सेफ है। इसमें थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क कब है? जब कंपनी अगर डिसोल्यूशन में चले जाती है तो फिर इनका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। देखो, जब भी कंपनी डिसोल्यूशन में जाएगी तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को ही पेमेंट ऑफर किया जाता है कि भाई कंपनी बंद हो रहा है, जो भी पैसा है उसमें से आप अपना ले लो, आपको जो मिलेगा। एकदम लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओनर है। अब मेरा बिजनेस ही बंद हो रहा है, हम ही ओनर है, तो हम थोड़ी ना अपना रिकवरी रखेंगे। मैंने अगर किसी से उधार ले रखा है, पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर कुछ बचेगा तो मेरा, नहीं तो पूरा ही खत्म। तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं रख के अगर यहाँ पैसा लगाया जाए कंपनी में तो इंटरेस्ट जो है ज्यादा मिलेगा। अब पब्लिक क्यों खरीदती है? देखो, नॉर्मल सा बात है, अगर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो गेन भी ज्यादा होगा। रिस्क अगर हाई होगा तो गेन भी क्या होता है? हाई होता है। तो अगर किसी को कोई रिस्क टेकर है, कोई रिस्क ले सकता है, तो वो डिवेंचर होल्डर बन सकता है। तो कंपनी का बेनिफिट ये है कि उनका जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम हो जाएगा। पब्लिक का बेनिफिट ये है कि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, जो कि बैंक नहीं देने वाला। तो कंपनी में वो चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है डिवेंचर का कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मेन डिवेंचर का कंसेप्ट। यहाँ पर वही चीज दिया है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने बोला है, यहाँ बोला है, देखो पहले हम लोगों ने शेयर पढ़ लिया है,
फंड रेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इतना ज्यादा बिजनेस इंक्रीज होते जा रहा है, इतने नीड्स ग्रो होते जा रहे हैं, कंपनी इतना बढ़ रही है, तो सिर्फ इक्विटी से कुछ नहीं होने वाला, ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, कंपनी सोच रही है अब हम लोग डेब्ट फाइनेंस के थ्रू से अपना जो है कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। डेब्ट फाइनेंस का मतलब है इशूइंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब लोन इंस्ट्रूमेंट, और जिसका नाम है डिवेंचर, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे और ये कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी का कुछ बेनिफिट भी होता है। क्या होता है, डिवेंचर वाले को क्या है ना, हमें फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देना है। अब प्रॉफिट ज्यादा होने से, ज्यादा हो या प्रॉफिट कम हो, इनका इंटरेस्ट रेट जो है ये फिक्स्ड ही रहेगा। मतलब बिजनेस अगर काफी अच्छा चल रहा है और अगर हम लोगों ने डिवेंचर इशू कर रखा है कंपनी ने, तो कंपनी के लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ भी रहा है तो एक्सपेंस ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर शेयर इशू करे कंपनी, स्पेशली हम इक्विटी शेयर का बात करेंगे, तो प्रॉफिट बढ़ने पे उनको ज्यादा देना पड़ेगा, डिविडेंड का रेट बढ़ाना पड़ेगा, और प्रॉफिट कम होने पे वो कम लेने पे भी रेडी होते हैं, जो कि डिवेंचर वाले नहीं होंगे, ठीक है, जो कि डिवेंचर वाले नहीं होंगे। तो इसीलिए डिवेंचर इशू करने पे कंपनी का बेनिफिट ये हो जाता है, सबसे पहला बात कि अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो उनको एक फिक्स रेट में ही देना पड़ेगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा जो है यहाँ पर ये देखो, यही पॉइंट बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़े या घटे इनका खर्चा एक ही जैसा चलेगा, लेकिन इनका नहीं होता है। इक्विटी शेयर का ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट बढ़ने से इनको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, डिविडेंड का रेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता। ये ओनर है ना, ये तो बोलेंगे भाई मेरे पैसे लेके तो बिजनेस कर रहे हो तो मुझे क्यों नहीं दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट अगर हम लोगों का कम हो जाएगा या बढ़ जाए जो भी हो, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होगा, तो इससे इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल रेज करने के खर्चे। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट, डिवेंचर के केस में कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट, और शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट जो है वो क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है। अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, अगर हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। और डिवेंचर इशू करने से इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो हमारे लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट इसीलिए होता है क्योंकि ये अप डाउन कर सकता है बट ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये कंपनी का एक बेनिफिट होता है। दूसरा बात है, टैक्स बेनिफिट भी होता है। टैक्स बेनिफिट क्यों होता है, जब पीएल बनेगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है, यहाँ पर इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्ज करने को मिलेगा कंपनी को, उसके बाद कंपनी अपना नेट प्रॉफिट निकालेगी, ठीक है। ये किस चीज का इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं, डिवेंचर, डिवेंचर का इंटरेस्ट, लोन, जो कंपनी लोन का इंटरेस्ट यहाँ पर पीएल में चार्ज करेगी, उसके बाद प्रॉफिट निकालेगी। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का अमाउंट कम होगा, कम होने से क्या होगा, हम लोग का टैक्स बेनिफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा टैक्स उतना ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड पे ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि डिविडेंड कहां पर दिया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ब्रॉट डाउन होता है, उसके बाद जितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होता है उससे कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, ठीक है। इस तरीके से कंपनी जो है डिविडेंड देती है, तो इसमें कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं है। तो इसीलिए हमें अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ शेयर इशू करना भी ठीक नहीं है, सिर्फ डिवेंचर इशू करना भी ठीक नहीं है, हमें मिक्सड अप रखना चाहिए। अब कब स्ट्रॉन्ग होता है कब नहीं होता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब तुम लोग पढ़ोगे तब देख सकते हो वहां पर कि कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपनी के लिए क्या बेटर है, क्या उन्होंने ज्यादा डेप्ट इशू कर दिया या फिर ज्यादा शेयर कर दिया या फिर सही सही रखा है, क्या रेशियोज वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है डिवेंचर इशू करने का हमें बेनिफिट पता चला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, डिवेंचर जो इशू होता है ना वो हम लोगों का दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है सिंपल और नेकेड कैरिंग नो चार्जेस ऑन एसेट, और मॉर्गेज डिवेंचर कैरिंग आइदर ए फिक्स्ड और ए फ्लोटिंग चार्ज। मतलब हम बताते हैं, डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है तो वो मॉर्गेज रख सकती है अपने एसेट को। मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट में जा रही है, मतलब बंद हो जा रही है, तो जिस एसेट को मॉर्गेज रखा गया था, डिवेंचर होल्डर्स उस एसेट को बेच के क्या कर सकता है, अपना रिकवरी कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा डिवेंचर भी होता है कि उसमें मॉर्गेज किया हुआ है, और ऐसे डिवेंचर भी हो सकते हैं जिसमें कोई मॉर्गेज किया हुआ नहीं है। तो नहीं किया हुआ तो उसे हम लोग सिंपल या फिर नेकेड बोलते हैं, कैरिंग नो चार्जेस। चार्ज का मतलब वही मॉर्गेज, कोई भी एसेट को मॉर्गेज नहीं रखा गया। या फिर मॉर्गेज डिवेंचर भी हो सकता है जिसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब मैंने भी बोला मॉर्गेज रखना। अब ये दो तरीके का है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड का मतलब है जैसे मान लो कंपनी के बैलेंस शीट में एक लैंड बिल्डिंग है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक फर्नीचर फिक्सचर है,
कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा है, ठीक है, कंपनी ने मान लो लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा है और किसी एसेट को नहीं, तो ये हो गया फिक्स चार्ज। लेकिन कंपनी ने क्या किया, सारे एसेट को ही मॉर्गेज रख दिया, वो होता है फ्लोटिंग चार्ज। और सिर्फ इतना सा बात नहीं है, फ्लोटिंग चार्ज सारे एसेट को मॉर्गेज रखा, एज वेल एज कंपनी फ्यूचर में अगर कोई एसेट परचेज करेगी तो वो भी ऑटोमेटिकली मॉर्गेज में ही शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज फ्लोट कर रहा है, रुकेगा नहीं, जितने एसेट है सभी पे जो है चार्ज लग जाएगा, सभी एसेट मॉर्गेज होते जाएंगे। मतलब इसके साथ साथ एटलीस्ट जो फ्यूचर में खरीदेंगे उस पे भी लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर वाला बच जाएगा, जो भी एसेट है उस पे तो चार्ज लगा हुआ ही है, उसके साथ साथ फ्यूचर में जो भी एसेट खरीदा जाएगा उस पे भी फ्लोटिंग चार्ज के वजह से चार्ज लग जाएगा, यानी वो भी मॉर्गेज में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, डिवेंचर को हम लोग बोल सकते हैं एक बॉन्ड है, ठीक है, जो कंपनी इशू करती है, कंपनी का सील एक्नॉलेजिंग जो है, सील जो है उस पे लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो जो है मतलब ऑथराइज्ड होगा। एक्नॉलेजिंग ए डेब्ट एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मैंने बोला ना कि कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी वो भी बताना पड़ेगा, लिखा हुआ होना चाहिए, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब रीपे करेगा कंपनी वो भी बताना पड़ेगा। चार्ज जो है, चार्ज हैज क्रिएटेड ऑन एनी और एंटायर एसेट ऑफ द कंपनी, मतलब कोई किसी एक पे चार्ज है यानी फिक्स्ड, या फिर सारे एसेट पे है यानी फ्लोटिंग, वो भी बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ चार्ज क्या है, एंड द एसेट चार्ज आर डिस्क्राइब्ड देयरइन, और कौन से एसेट पे चार्ज हुआ है उस एसेट का पूरा डिस्क्रिप्शन दो, मतलब वो एसेट कितने का है, कितने दिन पहले लिया गया था, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो भी बताना है। सिंस द चार्ज इज नॉट वैलिड अनलेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, अब ये चार्ज वैलिड नहीं होगा, इसको वैलिड करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उससे उन्होंने वो एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, एंड द सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्ज इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड। तो चार्ज अगर कंपनी ने चार्ज लिया है, मतलब कंपनी ने मॉर्गेज रखा है अपने किसी एसेट को डिवेंचर इशू करके, तो उसको पहले रजिस्टर ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर वो एक रजिस्टर सर्टिफिकेट देंगे जिसको कंपनी को बॉन्ड के ऊपर प्रिंट करवाना पड़ेगा, तब वैलिड होगा। उसके बाद बोल रहा है ये एक रूल्स भी है कि कंपनी को डिवेंचर इशू करने के बाद एक ट्रस्टीशिप बनाना पड़ता है, ठीक है। ट्रस्टीशिप क्या होता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। बेसिकली ये ट्रस्ट जो है ये बनता है कंपनी के ही कुछ मेंबर को बनाया जाता है, ठीक है, और ये ट्रस्टीशिप काम करता है कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में, ठीक है, मीडिएटर की तरह काम करता है। ये नॉर्मली डिवेंचर होल्डर का जो है बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट का मतलब हम ये नहीं बोल रहे इनको कुछ फेवर मिल जाएगा, इनसे किसी तरह का अन्याय ना हो, ठीक है, कंपनी इनको किसी तरह का लॉस नहीं करवा दे, मतलब इनके फेवर में काम होता है, इनको कोई लूट ना ले, कंपनी इनको लूट ना ले, इसीलिए ट्रस्टी बनाया जाता है, ठीक है। ट्रस्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि इनका सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्संस इन केस ऑफ मॉर्गेज डिवेंचर, और ये मॉर्गेज डिवेंचर के केस में ही ट्रस्टीशिप बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस एसेट को कंपनी मॉर्गेज रखी उसको रजिस्टर नहीं करवाई और उसके बाद उसको बेच दी, मतलब डिवेंचर होल्डर को हो सकता है इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है, सभी को हर एक रूल्स पता हो वो जरूरी नहीं है, तो कंपनी सॉरी कंपनी ऐसा कुछ ना करे, इस वजह से जो है ट्रस्टीशिप बनाया जाता है। द ट्रस्टीज ऑफ डिवेंचर होल्डर हैव ऑल पावर्स ऑफ मॉर्गेज ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड कैन एक्ट whatever way they think necessary to safeguard the interest of the debenture holder। तो जो ट्रस्टीज है, मतलब यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको क्या करना है, उनके पास सारे पावर्स होते हैं उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। कंपनी उस प्रॉपर्टी को उनको कहीं भी ना बेच नहीं सकती, पहला बात है मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकती है कंपनी, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ करना चाह रही है तो इनके ये उस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस डिवेंचर को कैसे डिफाइन किया गया है, एज अ स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी जो कि डेब्ट की तरह काम करेगा, वेयर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑफ द एसेट और नॉट, मतलब चाहे मॉर्गेज हो चाहे ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट डिवेंचर, ये वही बोल रहा है, डेफिनेशन से यही पता चल रहा है डिवेंचर दो तरीके का हो सकता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और डिवेंचर
पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। अब वोटिंग राइट्स किनको देंगे? वोटिंग राइट्स का मतलब डिसीजन लेने का जो है राइट्स। अब डिसीजन कौन ले सकता है? इनका क्या है, इनका बात ये है कि मेरे पास भाई सरप्लस पैसा था, ये देखो मेरे प्लस सरप्लस पैसा था, हम पैसा देंगे, मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। इनको कंपनी ग्रो करे नहीं करे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी चाहे लॉस में ही चले, कंपनी को इनका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो वही चीज है, तो ये तो अपने की तरह जो है ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं ना, मतलब इनका कोई अपनापन नहीं है कंपनी से, ठीक है, बाहर वाले की तरह है। तो डिवेंचर होल्डर जो है बाहर वाले की तरह होते हैं, तो इसीलिए इनका कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं है। कोई बाहर वाला हमारे घर का डिसीजन थोड़ी ना ले सकता है, जो घर के मेंबर है वही घर का डिसीजन ले सकते हैं। तो कंपनी के ये मेंबर नहीं है, डिवेंचर होल्डर कंपनी के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो डिवेंचर का फीचर्स क्या है, ये क्या बोला है, देखो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस ए लोन मेड टू कंपनी, ठीक है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लिए लोन की तरह, लोन एविडेंस के लिए काम करता है। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग है, जैसे मैंने बोला फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट, और इंटरेस्ट जो है स्पेसिफिक डेट पे कंपनी डिवेंचर होल्डर को देती जाएगी। इंटरेस्ट जो है प्री डिटरमाइंड रेट पे दिया जाएगा, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो लॉस हो कम हो, इंटरेस्ट देते जाना है। और ये पीएल में चार्ज होता है, इसे चार्ज अगेंस्ट पीएल भी बोलते हैं। द ओरिजिनल सम इज The original sum is repaid at the specified future date, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फ्यूचर डेट में जो है कब पे होगा उसके लिए भी बोल देना चाहिए। और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर। अब क्या होता है, डिबेंचर का पेमेंट जो है वो मेन अमाउंट कभी कभी पे नहीं करके उसको शेयर में भी कन्वर्ट कर सकती है कंपनी। मतलब ये देखो डिबेंचर रीपे करना है, कैश दे सकते हैं, इसको हम लोग शेयर भी दे सकते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। डिवेंचर का मान लो 5 साल के लिए डिवेंचर इशू हुआ है, 5 साल बाद कंपनी पैसा दे देगी, खत्म, ये भी हो सकता है। या फिर 5 साल बाद डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ था, तो वो भी हो सकता है। या फिर दूसरे किसी डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो ये था 5% वाला, नेक्स्ट कन्वर्ट हो गया 6% या फिर कुछ और, ठीक है। तो जो भी एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से। इट मे और मे नॉट क्रिएट चार्ज ऑन एसेट ऑफ ए कंपनी एज ए सिक्योरिटी, मतलब मॉर्गेज वाला डिवेंचर भी हो सकता है, बिना मॉर्गेज वाला भी हो सकता है। इट कैन जनरली बी बॉट और सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से ही जो है ये सेल परचेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग शेयर का सेल परचेस करते हैं एट ए प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू से कम या ज्यादा है, मतलब अगर फेस वैल्यू में ही हो रहा है तो पर में इशू हुआ है, अगर हम लोग का फेस वैल्यू से ज्यादा हो रहा है तो प्रीमियम में हुआ है, अगर फेस वैल्यू से कम में हो रहा है तो फिर वो जो है डिस्काउंट में हो रहा है। अब यहाँ पर शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस दिया है, देखो डिवेंचर जो है क्रेडिटर की तरह काम करेंगे कंपनी का, ठीक है, शेयर होल्डर ओनर की तरह होगा। अभी अभी मैंने बोला, बाकी तुम लोग लैंग्वेज ऐड ऑन करके लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आए तो। फिर क्या बोल रहा है, डिवेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स, वो तो अभी देखा। कंसिक्वेंटली डू नॉट पॉज एनी थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकती, वोटिंग राइट्स है नहीं तो कैसे कंट्रोल करेगी, सॉरी वोटिंग राइट्स नहीं है तो कैसे कंट्रोल करेगी। फिर यहाँ पर बोल रहा है शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स होता है, और इसीलिए वो कंपनी के किसी भी मतलब किसी भी अफेयर्स में कंट्रोलिंग कर सकते हैं, मतलब किसी भी इंसिडेंट में कोई भी डिसीजन है, ठीक है, तो सारे डिसीजन में जो है वो अपना जो है मतलब वोटिंग राइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वोटिंग राइट सबका नहीं होता है, वोटिंग राइट्स का जो है एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड करने से ही वोटिंग राइट्स मिलता है, 1-2 शेयर होल्ड करने से वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट प्री डिटरमाइंड रेट, फिक्स्ड रेट, मैंने पहले ही बोल दिया है। इट इज पेबल वेदर देयर इज एनी प्रॉफिट और नॉट, प्रॉफिट हो या ना हो पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड रेट पे होगा, प्री डिटरमाइंड रेट पे होगा। डिवेंचर रैंक अहेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स फॉर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ड्यू ऑन देम, मतलब कंपनी ने मान लो डिवेंचर भी इशू किया है, इक्विटी शेयर भी किया है, प्रेफरेंस शेयर भी किया है, तो रैंक में पेमेंट जब कंपनी करेगी, डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट देगी, प्रेफरेंस और इक्विटी वाले को डिविडेंड देगी, तो पेमेंट करने का रैंकिंग क्या होगा, सबसे पहले डिवेंचर को पे होगा, फिर प्रेफरेंस वाले को,
फिर बचा तो इक्विटी वाले को, वही बोला है रैंकिंग क्या है पेमेंट का। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड एट द वेरिएबल रेट, क्योंकि ये चेंज होते जाता है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो हो सकता है कि डिविडेंड कंपनी ने दिया ही नहीं। इज वास्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है इसका चेंज होना। हाउएवर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड होगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड होगा, ये भी मैंने बता दिया, देखो सारी चीज बताए हुए हैं। फिर यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड दे आर डिडक्टेबल as an expense in determining taxable profit of the company। मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताया, यहाँ पर ये पीएल में चार्ज होता है, इसीलिए ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिखाने के बाद जब नेट प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग जो डिटरमाइन करेंगे वो रिड्यूस भी होगा। वही बोल रहा है, ये एक्सपेंस के तरह इसे ट्रीट किया जाता है, तभी पीएल में लिखा जाता है, और इसीलिए ये टैक्सेबल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करेगा। मतलब एक्चुअली कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा, अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं तो हम लोग का प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी कम होगा ही होगा, इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज हो रहा है इस वजह से। लेकिन डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो बेसिकली पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, ठीक है। एंड these are not deductible in determining taxable profit। अब टैक्स देने के बाद तो इनको प्रॉफिट बटेगा, अब दूसरे बार थोड़ी ना टैक्स देना है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में डिविडेंड कभी भी हमें हेल्प नहीं करता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है अलग अलग टाइप के डिवेंचर होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, और शेयर दो ही तरह का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये टाइप्स हम बता देंगे अभी, इसके बाद वही टाइप्स ही आएगा। इन द कंपनीज बैलेंस शीट डिवेंचर को कहाँ दिखाया जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमेशा डिवेंचर लॉन्ग टर्म ही होता है, मतलब मोर देन 12 मंथ्स या फिर एटलीस्ट मतलब मोर देन इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स या 12 मंथ से ज्यादा के लिए ही डिवेंचर इशू किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर आता है, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर डिवेंचर आएगा। और जो शेयर है वो कहां पर आता है, वो तो हम लोगों ने देखा है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के अंडर आता है, ठीक है। ये इस पे तो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया भी है। डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिवेंचर और शेयर। डिवेंचर का अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रखा है कंपनी से कि 5 साल बाद मान लो डिवेंचर रिडीम होने वाला है लेकिन पेमेंट नहीं होगा, उसके बदले नया डिवेंचर, मतलब डिवेंचर के बदले दूसरा डिवेंचर मिलेगा या कोई और शेयर मिलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। अगर पब्लिक को पसंद आए तो लेगी, ठीक है। शेयर्स का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि शेयर आगे जाके किसी और शेयर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, तो इसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर बोल रहा है डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। जैसे हम लोगों ने देखा कि शेयर में अगर फॉरफिचर होता है, कैंसिलेशन होता है अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, ये हमें पता है, वही चीज यहाँ लिखा है, जबकि डिवेंचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाता है डिवेंचर, मतलब मान लो 5 साल के लिए लोन लिया था, 5 साल बाद कंपनी रीपे करना चाहती है, डिवेंचर होल्डर गेट बैक देयर मनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिडेम्पशन। उनको एज इट इज पेमेंट करना पड़ेगा जैसे पहले से बोला हुआ है। और शेयर होल्डर कैन नॉट गेट बैक देयर मनी बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर स्पेशली, ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस का भी बताया, बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर का अगर कंपनी बंद होती है तभी उसका पैसा वापस मिलता है, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन गेट बैक देयर मनी बिफोर लिक्विडेशन, लेकिन लिक्विडेशन के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना पैसा, क्योंकि कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। At the time of liquidation, debenture holders are paid up before the shareholder। मतलब रैंकिंग वही रहेगा जैसे नॉर्मली रहता है कि पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। अगर कंपनी बंद हो रही है तो पहले डिवेंचर होल्डर को जो भी ड्यू है वो पे करके क्लियर करो, पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस वाले को, फिर पैसा बचेगा तो ही इक्विटी वाले को। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, शेयर होल्डर्स पेड एट लास्ट, शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में दिया जाएगा आफ्टर पेइंग डिवेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल एटसेट्रा, ठीक है। क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, इन सबको देने के बाद उसका एक पूरा लिस्ट होता है, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बोल के एक चैप्टर होता है, वहां पर पूरा लिस्ट होता है कि कब किसको किस तरीके से पेमेंट होगा, वो वैसे ही होता है। इन जनरल बोले तो सबसे पहले डिवेंचर और जो भी पेबल है उनको, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर बताते हैं, देखो जो वहां पर लिखा हुआ था कितने टाइप्स ऑफ डिवेंचर होते हैं, तो सिक्योरिटी के हिसाब से 2 तरह के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। सिक्योर्ड का मतलब जिसपे चार्ज होगा, मॉर्गेज किया हुआ होगा। मॉर्गेज 2 तरीके का होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, अभी अभी मैंने बताया। फिक्स्ड मतलब किसी पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज है, फ्लोटिंग का मतलब सारे एसेट पे है, और फ्यूचर में जो एसेट परचेज होगा उस पे भी है। ये देखो
इंक्लूडिंग फ्यूचर वन, यही बोला है। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब जिसपे किसी एसेट का मॉर्गेज किया हुआ है और उसके बाद उस डिवेंचर को इशू किया गया है। अनसिक्योर्ड का मतलब ऐसे डिवेंचर कंपनी ने इशू किए हैं जिसके अगेंस्ट पे कुछ भी मॉर्गेज कंपनी के तरफ से नहीं हुआ है। द डिवेंचर आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अपॉन एनी एसेट, कोई भी एसेट पे कोई चार्ज नहीं रखा गया है, सिर्फ प्रॉमिस कर दिया गया है कि हाँ हाँ आपको इंटरेस्ट दे देंगे और टाइम पे आपका पेमेंट मतलब रीपेमेंट कर देंगे जब मैच्योरिटी डेट आएगा। लेकिन अगर ऐसा डिवेंचर कोई परचेज कर रहा है कोई पब्लिक और उसके बाद कंपनी लिक्विडेट में चली गई तो उनको एसेट बेच के कोई रिकवरी नहीं होगा। मॉर्गेज रखने से क्या होता है, पर्टिकुलर उस एसेट पे डिवेंचर होल्डर का ही राइट्स रहेगा तो वो उसको सेल करके अपना रिकवरी कर पाएगा, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होगा। तो दो तरीके का ही कंपनी इशू करती है। अच्छा, अब ये नॉर्मली वेरी रिस्की है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिवेंचर फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट हो सकता है या फिर किसी और डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ऐसा डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, दीज आर द डिवेंचर व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो ये डिवेंचर फुल्ली भी कन्वर्ट हो सकता है, पार्टली भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कंपनी बोल रही है कि मान लो कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किया, कंपनी बोल रही है हम 50% जो है शेयर में कन्वर्ट करवाएंगे, 50% लोगों को पेमेंट कर देंगे 5 साल बाद, ऐसा कंपनी ने सोचा है। ठीक है, तो अब किसी के पास अगर 100 शेयर है तो उसका क्या हो जाएगा, 100 का 50% यानी 50 शेयर्स जो है पेमेंट मिल जाएगा, 50 शेयर्स का कन्वर्जन हो जाएगा। वो कंपनी अपना रेशियो बता देती है। तो हमें यहाँ पर जो है कन्वर्टेबिलिटी का मतलब समझना है। ये बोल रहा है कि कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दिस डिवेंचर मे बी फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल। इन फ्यूचर दिस डिवेंचर होल्डर्स गेट ए चांस टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर कन्वर्जन शेयर का है तो डिवेंचर होल्डर फ्यूचर में शेयर होल्डर भी बन सकता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जब डिवेंचर किसी भी हालत में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका पेमेंट ही होगा, इस ऐसे डिवेंचर को बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नाम से ही पता चल रहा है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रिडेम्पशन का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे लोन लिया है 20 साल का तो 20 साल बाद वो फुल्ली रीपे हो जाना चाहिए, वैसे ही अगर रीपे हो जाएगा तो रिडीमेबल, अगर नहीं होगा तो इरिडीमेबल। बोल रहा है दिस डिवेंचर आर रीपेबल एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, इशू के टाइम पे जैसे बता देगा कंपनी कि हम इतने दिन बाद रीपे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। लेकिन इरिडीमेबल का मतलब क्या है, दिस डिवेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जितना दिन कंपनी जिंदा है कभी भी रीपे नहीं होगा, मतलब परपिचुअल हो गया। ठीक है, परपिचुअल नेचर, चलता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है ये कब रीपे होगा, ये रीपे होगा एक बार हो सकता है, कब होगा, जब कंपनी ही लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब लाइफ टाइम कंपनी जब तक जिंदा है तब तक नहीं होगा। अगर कंपनी मर रही है मतलब लिक्विडेट हो रही है तब उनका रिडेम्पशन हो जाएगा, ये होता है इरिडीमेबल। अच्छा, नेक्स्ट देखो नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से दो तरीके का होता है, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड का मतलब ये डिवेंचर जो है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसका नाम, एड्रेस, ठीक है, और ये देखो दिस डिवेंचर्स आर पेबल टू ए रजिस्टर्ड होल्डर, ये डिवेंचर किसको दिया जाएगा, जिसका नाम जो है रजिस्टर है, रजिस्टर्ड होल्डर होना चाहिए, जिसका नाम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। मतलब अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है तो इंटरेस्ट उन्हीं को मिलेगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट, जिनका नाम, एड्रेस या फिर जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो रजिस्टर में मिल जाएगा उनके नाम का, यानी उस पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर के नाम का, उन्हीं को इंटरेस्ट मिलेगा। दे आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, ये डिवेंचर इजीली ट्रांसफरेबल भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये चाहे तो इजीली एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। The provision of the Companies Act 2013 are to be complied with for effecting transfer of this debenture. Debenture interest is paid either to the order of the register holder as expressed in the warrant issued by the company or the bearer of the interest coupon. अच्छा, ये क्या बोला है, बोल रहा है कि देखो नॉर्मली ये डिवेंचर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। देखो अगर किसी चीज पे नाम लिखा हुआ है ना तो वो किसी और को हम लोग इजीली नहीं दे सकते। जैसे हम लोग जो करेंसी यूज करते हैं उस पर किसी का नाम नहीं होता है, मेरे पास अगर 20 रुपए का नोट है तो उस पर मेरा नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो हम इजीली किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नाम लिखा हुआ है तो अगर वो मेरा चीज है तो हम इजीली किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, कोई लेगा भी नहीं जब तक उसका ओनरशिप नहीं आ जाता है। तो वही होता है रजिस्टर वाला,
है, ये रजिस्टर्ड डिवेंचर है, ये इजीली ट्रांसफर नहीं होगा। और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस जो है उसके साथ एक्ट पर होने के लिए इसका ट्रांसफर जो है ये प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो कैसे पे किया जाएगा, आइदर टू द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड होल्डर एज एक्सप्रेस्ड। अगर रजिस्टर्ड होल्डर जो है वो बोल रहा है किसी और को देने के लिए, ऐसा हो सकता है, अगर बोल रहा है रजिस्टर्ड होल्डर एज एक्सप्रेस्ड इन द वारंट इशूड बाय द कंपनी और द बियरर ऑफ द इंटरेस्ट कूपन, तो ही कंपनी किसी और को देगा। जो रजिस्टर्ड होल्डर है वो अगर बोल रहा है, और बियरर का मतलब जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, खाली। दिस डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, इजीली ट्रांसफरेबल है। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बियरर, मतलब जिसके पास है उसी को इंटरेस्ट मिल जाएगा। नो काइंड ऑफ रिकॉर्ड इज केप्ट बाय द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर। इस तरीके के डिवेंचर के लिए कंपनी डिवेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस, कुछ भी ये सब रिकॉर्ड नहीं करती। जिसके पास डिवेंचर है उसी को कंपनी इंटरेस्ट दे देगी। Therefore, the interest on it's paid to the holder irrespective of any identity. No transfer deed is required. इसके लिए कोई ट्रांसफर डीड का भी जरूरत नहीं होता है ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर इजीली होगा। फिर प्रायोरिटी बोल रहा है, डिवेंचर का ऐसे नाम दिया जा सकता है फर्स्ट मॉर्टगेज, सेकंड मॉर्टगेज। मतलब जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जो फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर है उनको पहले मिलेगा उनका रिकवरी, उसके बाद सेकंड मॉर्टगेज वाले को मिलेगा, ये प्रायोरिटी है। द डिवेंचर आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, द डिवेंचर आर पेबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर। जैसे मान लो एक लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, जिसको कंपनी ने क्या किया है, चार्ज में रखा है, मतलब मॉर्टगेज रखा है, और डिवेंचर दो तरीके का इशू किया है, फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकंड मॉर्टगेज। तो फर्स्ट मॉर्टगेज, ये मान लो लैंड बिल्डिंग है 1 करोड़ का, फर्स्ट मॉर्टगेज वाले डिवेंचर को मिलेगा मान लो 10 लाख, और सेकंड मॉर्टगेज वाले को मिलेगा मान लो 5 लाख। ठीक है, तो पहले 10 लाख इससे रिकवरी कर लेने के बाद अगर कुछ बचेगा, बच जाएगा, तो उससे जो है सेकंड मॉर्टगेज वाले को मिलेगा। वही बोल रहा है, डिवेंचर आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो सेकंड मॉर्टगेज वाले को मिलेगा। मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट मॉर्टगेज वाले का प्रायोरिटी ज्यादा है, सेकंड मॉर्टगेज वाले का फर्स्ट मॉर्टगेज वालों से कम होता है। ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ डिवेंचर, और इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए थियोरिटिकली। और ये देखो, ये बता देते हैं, डिवेंचर पार में इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट में किया जा सकता है, प्रीमियम में किया जा सकता है, और रिडेम्पशन कैसे हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है। ये देखो, इशूड एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट डिस्काउंट, अलग अलग तरीके का हो सकता है। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर बोले तो इशू और रिडीम तीनों तरीके से ही हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और ये भी देखो, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, उसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के बोला है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट में भी रेयर सर्कमस्टेंसेस। सोच के देखो, मैंने कंपनी को 100 रुपए दिया, कंपनी बोल रहा है हम 80 रिटर्न करेंगे, तो हम ऐसा डिवेंचर क्यों ले, क्योंकि पहले ही बता देता है कैसे रिडेम्पशन होगा। तो रिडेम्पशन डिस्काउंट पे होना, ये प्रैक्टिकली उतना जो है फ्रीक्वेंट केसेस नहीं होता है, बहुत ही रेयर केसेस होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम लोग का डिस्काउंट में रिडेम्पशन नहीं हो सकता है। बाकी क्वेश्चन में अगर देगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जर्नल एंट्री भी बता दिया है। देखो, डिवेंचर इशू करने से एप्लीकेशन इस तरीके से होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इसमें भी होता है। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर लिखते थे शेयर, उसके जगह लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन। और शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, और डिवेंचर होल्डर का पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब ये वाला एक क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, इलास्ट्रेशन 1, इसमें क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 1, अमोल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। 40 लाख जो है नंबर ऑफ डिवेंचर है, 9% है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एक एक डिवेंचर 50 रुपीज वाला है, पेएबल ऑन एप्लीकेशन एज पर टर्म मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार एनी टाइम आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। देखो, ये सब बताना पड़ता है कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में, शेयर इशू करने के पहले क्या बोला है कि कैसे पे करना है, 50 रुपीज एप्लीकेशन में, क्योंकि ये बात, ये टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है प्रोस्पेक्टस में। और रिडीम कैसे होगा, रिडीम भी पर वैल्यू पे होगा, ऐसा क्वेश्चन में बताया है। और कितने दिन बाद होगा, इशू डेट के बाद, इशू के बाद 3 इयर्स के अंदर कभी भी हो सकता है। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड, हम लोग को एंट्री करने बोला गया है। ठीक है, तो
जर्नल एंट्री करना है, देखो ऐसे हो जाएगा। बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेट तो है नहीं तो डेट लिख लेते। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, कितना हो जाएगा? 40 लाख इंटू 50। हम ऐसे लिख रहे हैं, 40 एल लिख दिया मैंने लाख के लिए, इंटू 50 यानी 2000। 4 इंटू 5 20 और लाख, मतलब 2 करोड़ हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, सेम तरीके का ही नरेशन है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। अब ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। जैसे लोन लिखते हैं ना, देखो लोन अगर लेते हैं बैंक से तो क्या लिखेंगे? बैंक टू लोन। तो वही हुआ, देखो बैंक टू लोन, लोन के जगह 9% डिवेंचर, डिवेंचर ऑल्सो लोन होता है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बैंक टू लोन के तरह ही ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर टू 9% डिवेंचर। अब अमाउंट वही हो जाएगा। इसमें लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो ये वाला क्या था? देखो इशू पार पे हुआ है। ये देखो अभी तो हमें सिर्फ 50 रुपीज का ही बोला है, बोल ये 50 रुपीज वाला ही डिवेंचर है और पूरा ही हमें दे देना है एट पार। रिडीम भी एट पार पे होगा और पेबल ऑन एप्लीकेशन 50 करके है और एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा दे देना है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला एग्जाम्पल हो गया? रिडेम्पशन एट पार, और ये हो गया इशूड एट पार। ये देखो इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट, ये प्रीमियम है। इशूड एट पार कहाँ मिल रहा है? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये वाला हम लोगों ने किया। ठीक है, इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, तो इस पे इस तरीके से एंट्री हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा दिया है यहाँ पर? बोला है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट वाला दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं, देखो कैसे होगा। अतुल लिमिटेड issued 1 crore 8% डिवेंचर ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे, तो 100 पे अगर 10% डिस्काउंट होगा तो कम मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस यहाँ पर 10 रुपीज, यानी 90 रुपीज एक एक डिवेंचर का जो है फेस फेस वैल्यू तो 100 है, 90 इशू प्राइस हो गया एक एक डिवेंचर का। रिडीम कैसे होगा? पार पे होगा। तो ये हो गया डिस्काउंट पे इशू हुआ, रिडेम्पशन पार पे होगा एट द एंड ऑफ 10th ईयर, मतलब 10 साल के लिए ये लोन लिया गया है। मनी कैसे देना है? 30 एप्लीकेशन पे, 60 अलॉटमेंट में, हो गया 90, दोनों मिला के 90। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर, हमें डिवेंचर इशू के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करके दिखाना है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 2। इन द बुक्स ऑफ अतुल लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और नरेशन नहीं लिखेंगे हम, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना मिल रहा है? 30 इंटू 1 करोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 करोड़ इंटू 30, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो 30 करोड़ हो जाएगा, मतलब 30 के बाद 70। ये हो जाएगा हम लोग का
डिवेंचर एप्लीकेशन, अब ये एप्लीकेशन का अमाउंट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा डिवेंचर में यानी लोन अकाउंट में, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 करोड़, 30 के बाद 70 टू, कितना डिवेंचर का नाम क्या है, 8% डिवेंचर, ये इसका नाम है, ठीक है। ये 8% हमें ये बताता है कि 8% इंटरेस्ट रेट वाला डिवेंचर है, 8% डिवेंचर 30 और उसके बाद 70। अच्छा, अब अलॉटमेंट लेना है, सेम तरीके से अलॉटमेंट का ड्यू होगा पहले और उसके बाद जो है रिसीव होगा, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे जैसे हम लोग शेयर में करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वैसे ही करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, जैसे हम लोग लिखते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे ही टू डिवेंचर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जैसे प्रीमियम मैंने बोला था, देखो कि अगर हमें जैसे शेयर का प्रीमियम वाला कंसेप्ट था, प्रीमियम जहां बोलेगा वहां हम लोग ड्यू करेंगे रिसीव करेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट मानेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी है, डिस्काउंट प्रीमियम अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अलॉटमेंट में मानेंगे। मतलब एक्चुअली ये जो 10 रुपीज का कहाँ पर है डिस्काउंट, कितना बोला है 10%, मतलब 10 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। मतलब एक्चुअली अलॉटमेंट होना चाहिए था 70 का, 10 रुपीज डिस्काउंट करके इसको 60 किया गया है, तो डिस्काउंट कहां पर जनरेट हुआ है अलॉटमेंट में, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट, बाकी अगर क्वेश्चन में जहां बोलेगा वहां फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम भी होता तो सेम तरीके से ही हमें करना पड़ता, तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं रहेगा तो हमेशा अलॉटमेंट में हमें डिस्काउंट और प्रीमियम को मानना है। अब डिस्काउंट में लिखेंगे, लॉस तो डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, मतलब कंपनी नोटिस देगी डिवेंचर होल्डर को कि अलॉटमेंट का पैसा दे दो, ठीक है। तो कंपनी को अलॉटमेंट का कितना मिलना चाहिए, कंपनी को अलॉटमेंट का मिलना चाहिए, ये देखो 60 रुपीज करके है, 60 रुपीज करके कंपनी को अलॉटमेंट का मिलेगा 1 करोड़ पे, 1 करोड़ शेयर पे। तो ये देखो अलॉटमेंट का कितना मिलेगा 1 करोड़ इंटू 60, यानी हो जाएगा 60 के बाद 7 टाइम्स 0, करोड़ मतलब 7 टाइम्स 0 होगा 3 4 5 6 7, हाँ ये इतना हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने ये जो रिसीव का डेटा दिखाया है ये डिस्काउंट करके दिखाया है, ठीक है। तो 1 करोड़ पे कितना डिस्काउंट दिया है 10 रुपीज, ठीक है। तो 10 रुपीज का मतलब ये हो जाएगा 10 के बाद 70। और एक्चुअली डिवेंचर पे जैसे वहां पर क्या होता है, हमेशा शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे जाता है, यहाँ पर भी सेम तरीके से ही होगा, यहाँ पर भी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे जाएगा, यानी 70 रुपीज करके होगा। एक्चुअली ये वैल्यू 70 है, ये डिस्काउंट करके 60 किया गया है। डिस्काउंट यहीं पर क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कहाँ डिस्काउंट है, नहीं बोलेगा तो हमेशा अलॉटमेंट में मानेंगे, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो। तो ये हो गया 70 और यहाँ पर 70, ठीक है। तो ये हो गया अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करना, कंपनी ने बोला 60 रुपीज करके अलॉटमेंट का देना है और ये भी बता दिया कि 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक्चुअली 70 के जगह कंपनी 60 रिसीव करे। अब जब रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम तरीके से डिवेंचर अलॉटमेंट, 1 करोड़ इंटू 60, यही मिलेगा 60 रुपीज ही मिलेगा, जब डिस्काउंट करके दे ही दिया है तो 70 क्यों मिलेगा, 60 ही मिलेगा। तो ये जितना मिला उतना डेबिट हो जाएगा और डिवेंचर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होके कैंसिल हो जाएगा। तो अगर नेट एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो ये देखो ये और ये हम लोग का कैंसिल आउट, क्या बचा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बचा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 8% डिवेंचर, ठीक है। तो 60, यहाँ पर 60 लाख नहीं 6 करोड़ ये रिसीव हुआ, ठीक है, और ये इतना डिस्काउंट हुआ और ये इतना जो है हम लोग का डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा। वो हमेशा हम लोग का पर वैल्यू या फेस वैल्यू, जो पर वैल्यू नहीं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का नॉमिनल वैल्यू है 70, 10 रुपीज डिस्काउंट किया है,
तो ये एंट्री हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने किया इशू एट डिस्काउंट। अब इसका रिडेम्पशन कैसे होने वाला था, पार पे, ठीक है। तो ये देखो, ये भी पर वैल्यू पे रिडेम्पशन होने वाला था, इलास्ट्रेशन 1 भी हमारा पर वैल्यू पे रिडेम्पशन होने वाला था। ये पॉइंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिडेम्पशन जब तक पर वैल्यू पे है तब तक एंट्री ऐसे होगा, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो कुछ अलग कंसेप्ट आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। या हम लोगों ने पहले किया, ये देखो ये वाला हम लोगों ने किया, ये जो इलास्ट्रेशन 1 किया, इसका हम लिखते हैं, देखो ये इशू था पर पे और रिडीम भी था पर वैल्यू पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। और अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ये इशू है डिस्काउंट पे और रिडीम है पर वैल्यू पे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। इशू है प्रीमियम पे, रिडीम है पर और डिस्काउंट पे, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हैं। देखो बोल रहा है कि कोइनल केमिकल लिमिटेड इज इशूड 15 लाख 10% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। 15 लाख डिवेंचर इशू किया है, 10% इंटरेस्ट रेट वाला, 50 रुपीज है, प्रीमियम ऑफ 10%। तो 50 पे 10% प्रीमियम लगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 5 यानी 55, ठीक है। इतना प्रीमियम पे, मतलब टोटल ये इशू प्राइस हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है कैसे देना है, 20 रुपीज देना है एप्लीकेशन पे, बैलेंस अलॉटमेंट में, तो बैलेंस कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा, इसका मतलब अलॉटमेंट में ही हम लोग का प्रीमियम इंक्लूड हो गया 5 रुपीज, यानी अलॉटमेंट टूवर्ड्स जो डिवेंचर है वो 30 रुपीज हो जाएगा। डिवेंचर आर रिडीमेबल एट आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर बाद डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप, जो भी कॉल करना था सारे कॉल्ड अप किए हुए, रिकॉर्ड नेसेसरी इंटरेस्ट व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन। अच्छा, क्वेश्चन चेंज है, एप्लीकेशन में प्रीमियम मनी इंक्लूडेड है, मतलब इस तरीके से नहीं होगा। ये जो 20 रुपीज है इसमें बोल रहे हैं प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब ये 5 प्लस 15 है, और ये हम लोग का हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये अलॉटमेंट होना चाहिए, बैलेंस, बैलेंस कितना होना चाहिए, टोटल 55 है विथ प्रीमियम, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूडेड है। जैसे मैंने बोला, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि प्रीमियम एप्लीकेशन में है तो फिर एप्लीकेशन ही मानना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन है इशू प्रीमियम पे और रिडेम्पशन जो है पर वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इलास्ट्रेशन 3, इशू प्राइस है प्रीमियम, ये नोट डाउन करवा रहे इसीलिए क्योंकि जब हम लोग का रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग तरीके से होगा, रिडेम्पशन है पर वैल्यू पे। अच्छा, अब एंट्री करते, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा ड्यू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इन द बुक्स, अब ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, हम जस्ट अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 20 रुपीज करके मिलेगा, ठीक है। कितने सारे डिवेंचर पे, 15 लाख, तो 15 इंटू 2 30 हो गया, और उसके बाद 5 और यहाँ पर 6 जीरो, थ्री करोड़ हो जाएगा, 3 करोड़, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर करना पड़ेगा टू, कितना परसेंट डिवेंचर है, 10%, टू 10% डिवेंचर। अच्छा, ये इसमें इस एप्लीकेशन में हम लोग का प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड है, एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए 15 और 5, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का है और ये टुवर्ड्स डिवेंचर है। तो यहाँ पर हमेशा पर वैल्यू से एंट्री होगा, तो यहाँ पर 15 से एंट्री होगा, 15 इंटू 15 लाख, और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो, कंपनी जब अमाउंट रिसीव करेगी, फिर अगर कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि इसमें प्रीमियम है मेरा इंक्लूडेड, तो प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा जैसे शेयर में जाता है। तो पर डिवेंचर पे प्रीमियम 5 रुपीज इंटू 15 लाख, तो कितना हो जाएगा 75 लाख,
और ये हो जाएगा 15 इंटू 15 225 लाख। और डिवेंचर एप्लीकेशन हम लोग का 3 करोड़ से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो 225 और 75, 225 प्लस 75 कितना होता है 300, तो हो गया 3 करोड़ टैली हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अलॉटमेंट का जो है ड्यू एंट्री, फिर उसके बाद रिसीव एंट्री। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना अलॉटमेंट का होगा यहाँ पर? एप्लीकेशन का है हम लोग का यहाँ पर 20 रुपीज विथ प्रीमियम, तो विथ प्रीमियम टोटल है 55 रुपीज का। 55 माइनस 20 यानी 35 करके होगा। अलॉटमेंट में कंपनी 35 रुपीज करके कॉल करेगी। और 15 लाख जो है डिवेंचर है, कितना होगा 15 इंटू 35, 525, 525 और 5 टाइम्स 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 करोड़ 25 लाख। 5 करोड़ 25 लाख होगा। अब जब रिसीव हो जाएगा, अब क्या पूरा रिसीव हुआ है बोला है, देखो मनी इंक्लूडेड एप्लीकेशन मनी बोला है, ऑल कॉल्ड अप एंड रिसीव, तो फिर ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 5 करोड़ 25 लाख, 5 करोड़ 25 लाख। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर बोला है डिवेंचर इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। देखते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं। क्वेश्चन में भी बोला है, देखो मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिवेंचर 100 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 70, हो गया टोटल 100। मतलब इशू कैसे हो रहा है, पर पे इशू हो रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले इलस्ट्रेशन 4, इशू प्राइस है पर वैल्यू। उसके बाद बोला है द डिवेंचर वेर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू डिवेंचर आर रिडीम एट 110 पर डिवेंचर। मतलब 100 रुपए लिए गए हैं, जब रिडीम होगा, देखो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, वो तो एक अलग बात है, वो तो पूरे पीरियड में चलेगा इंटरेस्ट देना जितने दिन का लोन होगा, और जब लोन का पीरियड खत्म हो जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी तो रिटर्न करना है, तो 100 की जगह 110 रिटर्न होगा। मतलब रिडेम्पशन कैसे हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। अब अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंट्री एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। हम बताते हैं क्या एंट्री लिखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। ठीक है, तो पहले हम इशू एंट्री दिखा देते हैं जैसे नॉर्मल होता है, फिर ये रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, इसका जो कंसेप्ट है वो बताते हैं। तो सबसे पहले पार पे इशू हुआ है, तो हम लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने एपीपी लिख दिया। 4 लाख इंटू 30, 4 लाख इंटू 30, 120 लाख। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना डिवेंचर है 12%, टू 12% डिवेंचर 120 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अलॉटमेंट में कितना होगा 70 इंटू 4 लाख, 280 लाख। अच्छा, अब ये पैसा जब रिसीव होगा तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये हम लोग का हो जाएगा 280 लाख। तो इशू का तो हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो गया, लेकिन और एक एंट्री हमें करना पड़ेगा जब हम लोग का शेयर जो है, सॉरी डिवेंचर जो है प्रीमियम में रिडीम होगा। प्रीमियम में रिडीम होने से स्पेशल क्या है, प्रीमियम में रिडीम होने से हम लोग को इशू डेट पे एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। ऐसे लिख लो, एक्स्ट्रा एंट्री ऑन इशू डेट। ठीक है, मतलब इशू का जो एंट्री होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे। किस चीज का एंट्री करेंगे, फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लोग पर का डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा एंट्री किस बात का, फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड करना है। किस चीज का एंट्री, ऐसे लिख लो, फ्यूचर लॉस रिकॉर्डेड टुडे। फ्यूचर लॉस इन फ्यूचर रिकॉर्डेड टुडे। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म नेचर। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स में अलग अलग अप्रोच होता है ना, तो उसमें देखो हम लोग का क्या है, जैसे लॉस प्रॉफिट जब होगा तभी रिकॉर्ड करो, लेकिन लॉस को हम लोग अभी से रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए तो प्रोविजन वगैरह बनाते हैं ना। सोच के देखो, हमें ये डेटर पैसा नहीं देगा, वो तो फ्यूचर का बात है, कंफर्म तो नहीं है, फिर भी प्रोविजन बना रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि हम लोग जो सोचते हैं थिंकिंग, तो इंसान ने अकाउंट्स बनाए तो उसी कंसेप्ट में बनाए। ठीक है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लिए होता है कि फ्यूचर में लॉस होगा लेकिन रिकॉर्ड आज करो। जैसे फ्यूचर में डेटर पैसा नहीं देगा, प्रोविजन आज क्रिएट करो। ठीक है, उसी तरीके से प्रॉफिट का हम लोग प्रोविजन नहीं बनाते, लेकिन अगर किसी तरीके का लॉस है तो उसका प्रोविजन बनाना जरूरी है। फ्यूचर का प्रोविजन आज रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब कितना होगा लॉस, ये देखो पर शेयर पे हम लोग का 10 रुपीज करके लॉस होगा। क्यों, क्योंकि 100 का शेयर है, 110 अगर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो पर शेयर पे 10 रुपीज का लॉस है। तो हमें 10 रुपीज का जो शेयर बोल रहे हैं, 10 रुपीज का लॉस पर डिवेंचर हमें रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे, लॉस ऑन इशू of डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, जितने सारे डिवेंचर है 4 लाख इंटू पर डिवेंचर पे 10 रुपीज का लॉस। 10 कैसे आया, इशू प्राइस है हम लोग का 100 रुपीज, रिडेम्पशन है 110, हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये देखो लॉस कैसे काउंट होगा, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस। ठीक है, तो ये 110 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपीज। तो ये हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये 4 लाख इंटू 10 40 लाख हो जाएगा। ये डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट हम लोग करेंगे टू डिवेंचर रिडेम्पशन, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ये नाम होगा। ठीक है, ये हम लोग का लाइबिलिटी है, ये लॉस है, और ये फ्यूचर का लाइबिलिटी है। किस चीज का लाइबिलिटी है, जब डिवेंचर रिडीम करेंगे उस पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं उस चीज का। तो ये हो गया टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 40 लाख। ठीक है, हम इसे अलग से लिख के दिखाते हैं, अगर चाहो तो इसको इस एंट्री में ऐड करके भी लिखा जा सकता है, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम रेफर करेंगे कि एडिशन करके मत लिखो। आप किसी को अगर पहले से हैबिट है तो लिख सकते हो, अलग से लिखने से हमें करने में आसानी होता है। ये देखो डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर प्रीमियम, यहाँ पर ये देखो डिवेंचर सॉरी ये वाला नहीं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 40 लाख 40 लाख। ठीक है, ये इन लाख में किया हुआ है पूरा आंसर, ये देखो। और ये इन्होंने एक साथ किया है, मैंने अलग अलग किया है। डिवेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर, वो मैंने अपने अलग से किया है। तो बस यहाँ पर हमें इतना याद रखना है कि क्यों याद रखने का जरूरत क्या है, कंसेप्ट तो मैंने बताया, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करो। तो अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, इस चीज का क्वेश्चन में ध्यान रखो, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हम लोग का होगा, फ्यूचर के लॉस को हमें आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन 5 से करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल होगा। ठीक है, कल होगा 5:15 में। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।